Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is the analysis class of the board paper conducted yesterday of your CBSE class 10 maths. Okay. Total paper was based on main board exams. You can see there are 3 sections and यही 3 sections आपको एग्जाम में भी मिलेंगे. अभी जो और पेपर्स हो रहे हैं उनमें भी 3 ही सेक्शंस मिल रहे हैं. 3 ही सेक्शंस मिल रहे हैं ना. एक पेपर हुआ है ना शायद अभी आपका, एक, उसमें भी ABC 3 ही सेक्शंस हैं. एंड सेम पैटर्न यही रहा होगा कि सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस comprising of 6 questions each of 2 marks. Section B will comprise of 4 questions each of 3 marks and 4 questions will be comprised in section C of 4 marks each, है ना. कितने हुए? 6 to 12 16 हो गए 40 मार्क्स एंड 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के जा चुके होंगे ना. गए ना, वो तो हो गया, वो प्रैक्टिकल वगैरह जो भी होता है. तो फिर 10 मार्क्स किस बेसिस पे जीते हैं? बिहेवियर. तो इसके तो मिले नहीं होंगे, इसके तो नेगेटिव में मिले होंगे. इसको उल्टा बिहेवियर की बात आ गई जहाँ तो चलो ठीक है. एनीवेज, तो वो जो हमारे बस में नहीं है वो तो हम कर नहीं सकते. जो बस में 40 मार्क्स पे करते हैं फोकस. बिहेवियर तो क्या है, इंसान का जैसा वैसा ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी ना. ओके, तो सेक्शन ए, इसमें 6 क्वेश्चन हैं. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और आपको वेटेज का बिल्कुल ध्यान रखना है. बिल्कुल ध्यान रखना है मतलब 2 मार्क्स का है तो उतना ही लिखना है कि 2 मार्क्स में मिल जाए, है ना. ये नहीं करना है कि 4 मार्क्स की तरह उसको लेंथी क्वेश्चन बना दिया और फिर बाद में 4 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम. क्या स्टेप्स तो लिखेंगे बट एक तो होता है 2 लाइन में लिख के खत्म किया, एक 10 लाइन में लिख के खत्म किया. 2 तरीके होते हैं, ठीक है. तो आपको वेटेज का पूरा ध्यान रखना है, समझ गए. और अगर किसी बच्चे को नहीं पूरा लेंथी लिखने की आदत है तो फिर वो एक काम कर सकता है, वो पीछे से पेपर स्टार्ट करें. तो लेंथी लिखने की आदत है तो क्या होगा कि 4-4 मार्क्स के कवर होते जाएंगे. लास्ट में ये बचेंगे ना, तो ये बचेंगे तो टाइम भी कम बचेगा. तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा थोड़ा लिख के छोड़ के आओगे. समझे क्या काम मैंने. अब आप अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, मान लो आपको लेंथी लिखने की आदत है, तो आप 2 मार्क्स में भी लेंथी लिखे आए, 3 मार्क्स में भी लेंथी लिखे आए, आखिरी में बचे कौन से क्वेश्चन? 4 मार्क्स के, उसको आप छोटा करके आ रहे हो. उल्टा हो गया ना. इससे जब पीछे से चलो तो लास्ट में जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन बचेंगे, टाइम भी कम बचेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन ही नहीं है ना, छोटा ही करके आओगे. ठीक है. कुल मिला के मैनेज करना है, कैसे करोगे. ये प्री बोर्ड आपका इसलिए कंडक्ट किया था कि आप ट्यूशन तो साल भर में हमने बहुत सारे कर लिए. ये तो फिर भी इजी पेपर था, इससे भी डिफिकल्ट भी कर लिया हमने. मेन मुद्दा ये था कि टाइम मैनेज कैसे करोगे मैथ्स के पेपर में. ये था मेन मोटिव कल के पेपर का. तो एक से भी नहीं हुआ, पूरा पेपर कोई भी नहीं कर पाया. तो डेट्स ए शॉर्टफॉल है ना एक तरीके से. आप एक काम और करना. कब है पेपर आपका? परसों पेपर है. तो हो सकता है मैं आपको आज या कल एक पेपर और देता हूँ. इधर मत आओ, नहीं यहाँ पे नहीं. अब उतना टाइम नहीं है, नहीं तो वो टाइम वेस्टेज है. टोटल टाइम वेस्टेज आपको घर पे दे रहा हूँ. टाइम जो वॉच टाइम होती है ना, टाइम स्टॉप वॉच होती है, 2 घंटे का सेट करो और वापस से करने की कोशिश करो. ठीक है. कल मैं थोड़ा लेट हो गया था आते टाइम, नहीं तो ये सारी चीजें मुझे बतानी थी कि 2 मार्क्स को 2 मार्क्स के हिसाब से करना है. चलो एनीवेज, if AB, AC, PQ are tangents as shown in the figure. ये फिगर है हमारे पास, ठीक है. ये हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है जनरली, क्योंकि CBSE बोर्ड भी हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम 2 पेपर कंडक्ट करवाती है ना. नहीं करवाती है? हिंदी में क्वेश्चन नहीं होगा आपके क्वेश्चन पेपर में? ये कह रहा नहीं होता है, इसके अलग आता है. इंग्लिश में तो क्यों आएगा? इंग्लिश के पेपर में हिंदी में क्यों आएगा? इसमें भी आता है. इसमें क्यों नहीं आएगा भाई? RBSE में आ रहा है तो इसमें क्यों नहीं आएगा बताना जरा. मतलब CBSE बोर्ड के सारे स्कूल्स इंग्लिश मीडियम है क्या? हिंदी मीडियम स्कूल्स नहीं है क्या? नहीं है? अरे हैं भाई. हाँ आ जाओ कमेंट. CBSE बोर्ड के भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल्स होते हैं, तो उन बच्चों के लिए हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ होगा. ओके. एक पेपर इसको दे दो अभी का, ये पेपर ले लो आप. चलो, तो अगर आपको इंग्लिश में रीड आउट करने में दिक्कत है तो आप फटाफट से हिंदी भी देख सकते हैं, है ना. वो आपके पास ऑप्शन हमेशा रहेगा. अब इंग्लिश के पेपर में तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ठीक है ना. इंग्लिश के पेपर में तो कैसे हिंदी करके देगा, फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया उसने. ठीक है. तो ये फिगर है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं. देखो ये फिगर है
देखो क्या है, ए बी की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये शायद आप डाउट क्लास में भी पूछ के गए थे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप पूछ के गए थे शायद मुझसे, है ना। ये ए बी की लंबाई कितनी है टोटल, यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर, और आपको क्या चाहिए इसमें, ट्रायंगल एपी क्यू का पेरीमीटर चाहिए। ट्रायंगल एपी क्यू का पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है, मतलब एपी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, ये लंबाई चाहिए आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो आपको चाहिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। तो उसके लिए आपको तीनों साइड्स जोड़नी है, दैट मीन्स ए पी जोड़नी है, पी क्यू जोड़नी है एंड ए क्यू जोड़नी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पी क्यू पे मेरी नजर गई तो पी क्यू को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, पी एक्स और एक्स क्यू तोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया ए पी, और पी क्यू को मैंने स्प्लिट कर दिया पी एक्स प्लस क्यू एक्स, और आखिरी में ए क्यू। अब मैंने ए पी प्लस पी एक्स नहीं, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पी एक्स और क्यू एक्स को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो जितनी पी एक्स है, जितनी लंबाई पी एक्स की है उतनी ही लंबाई पी बी की भी होगी। क्यों, क्योंकि पी बी एंड पी एक्स आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट पी, है कि नहीं है। पी बी एंड पी एक्स आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो पी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बोलो, पी बी। सिमिलरली क्यू एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू सी, क्योंकि क्यू सी एंड क्यू एक्स आर द टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट क्यू, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने क्यू सी। और आगे आ जाओ ए क्यू। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर लो, तो ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी क्या बन गया, ए बी। एंड उधर क्यू सी और ए सी, क्यू सी और ए क्यू, सॉरी क्यू सी और ए क्यू क्या बन गया, ए सी। ठीक है, अब मेरी नजर गई कि ए बी और ए सी भी इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ए बी और ए सी सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट है कि नहीं है, बोलो ए बी और ए सी भी इक्वल होंगे लंबाई में। तो मैं ए बी प्लस ए सी को ट्वाइस ए बी लिख सकता हूँ, भाई ए बी प्लस ए बी लिख सकता हूँ ना। और ए बी की मेरे पास स्टार्टिंग में लंबाई गिवन, कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 2 into 5 equal to 10 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। करो मैच एंड मार्क्स दे दो, 2 मार्क्स अगर पूरा सही किया। ठीक है, क्लियर है क्या, कोई डाउट, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। शॉर्टकट ये याद रखना, जो भी लंबाई होगी उसका दुगना आंसर है, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी हो तो नहीं फाइंड कर सकते, इसमें ट्राइंगल ए पी क्यू का पेरीमीटर ही फाइंड कर सकते हो। इसमें आप ऐसे नहीं फाइंड कर सकते कि इसमें ए पी कितना है, पी पी कितना है, पी एक्स कितना है, एक्स क्यू कितना है, क्यू सी कितना है, क्यू कितना है, कुछ फाइंड नहीं कर सकते। द ओनली थिंग यू कैन फाइंड आउट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से तो इतना ही निकाल सकते हो। और शॉर्टकट क्या है, जो ये गिवन होगा ना इसका दुगना, 5 का दुगना। मतलब माइंड में क्वेश्चन आते ही माइंड में वो चल जाना चाहिए कि 10 आंसर आएगा, तो गलती भी हो जाएगी, मान लो 10 की जगह को 12 आ जाए तो आपको खुद को पता चल जाएगा गलती करी। तो ये शॉर्टकट है कि जो ये एक लंबाई देगा ना ए बी, इसका दुगना आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज और कर सकते हो कि ट्राइंगल ए पी क्यू का जो पेरीमीटर है, कल को ऐसे कहते हैं कि फाइंड ए बी प्लस ए सी, फाइंड ए बी प्लस ए सी, तो वो ए बी प्लस ए सी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू के बराबर होगा, होगा ना। ठीक है, मान लो पेरीमीटर दे दे, उल्टा क्वेश्चन भी तो आ सकता है, पेरीमीटर दे दे, अरे टेंजेंट की लंबाई ना दे, पेरीमीटर दे दे, बात तो सुनो, पेरीमीटर भी तो देके उल्टा क्वेश्चन बना सकता है। अभी पेरीमीटर दे दिया 10 सेंटीमीटर, और पूछ लिया भैया या तो ए बी की लेंथ पूछ ली या दोनों की कंबाइन लेंथ पूछ ली। पहली चीज पेरीमीटर तो इन दोनों के कंबाइन लेंथ के बराबर है, तो ए बी और ए सी की कंबाइन लेंथ भी कितनी हो जाएगी 10, और दोनों बराबर है तो ए बी भी 5 और ए सी भी। ठीक है, क्लियर है ना, जो जो हो सकता है सब कवर करते चलो। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स का है ना। हाँ, फाइंड द मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स मीन इज दिस एंड मीडियन इज दिस। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कई बार करवाया है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करके चले जाते हैं बच्चे, मतलब इस टॉपिक को, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, एक टॉपिक बताया था आपको, उसको हल्के में लेके चले जाते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन दिखाई देता है। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है और 3 लाइनें भी नहीं लिखनी, बट एक रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है, याद है सबको रिलेशन, बोलो
3 मीडियन था क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 मीडियन 3 2 1 वाला कॉम्बिनेशन था। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड या फिर सिंपली मोड। ये रिलेशन याद हो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी है क्या? नहीं है ना कुछ भी। देखो 3 इंटू पूछा क्या है आपसे, मोड पूछा है, तो मीडियन गिवन होगा कितना है 137, और 2 इंटू मीन भी गिवन होगा 137.05, और मोड आपसे पूछा है। फाइन, करना 3 इंटू 137, 3 7 या 21, रिमाइंडर 2 9 2 11 411, इसको करना 2 5 या 10 है ना, 2 7 या 14 7 274.10, ठीक है, प्लस मोड। तो मोड निकालेंगे तो कर दो माइनस, क्या आंसर आएगा तो मोड इक्वल टू 411 माइनस 274.10, करना माइनस, क्या रहा है, क्या 1.90, 136.9। देखो 1 2 3 4, 4 लाइन में 2 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जो ज्यादा लेंदी नहीं होते हैं, बस चैप्टर के बीच में से कोई ना कोई पॉइंट उठा के दिए हुए होते हैं। जिस पॉइंट को बच्चा ज्यादा उम्मीदें छोड़ के गया हो, उसी पॉइंट को उठा के क्वेश्चन बना देता है, और बनाता बड़ा आसान है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भैया इस रिलेशनशिप को भी। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मार्क्स काट दो आप, अगर कम मिस्टेक है तो आधा काट दो, ज्यादा मिस्टेक है तो 1 काट दो, और ज्यादा मिस्टेक है 1.5 काट दो। ठीक है, ओके। किसने करी कैलकुलेशन मिस्टेक? नॉनी, इसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे? इसमें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करिए बताना। 381 कैसे हुआ 3 इंटू 137? बोलो नॉनी। ऐसी सिली मिस्टेक करके आओगे बोर्ड एग्जाम्स में? थोड़ा सा रिलैक्स होके करा करो, बिल्कुल इतनी हड़बड़ी भी नहीं होती। ये सिली मिस्टेक्स कब होती है? जब आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी करते हो। कल आप में से कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रहे थे, एक तो अनुष्का लग रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा टेंशन करेंगे तो 100% मैथ्स में सिली मिस्टेक्स होंगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एग्जाम कल है ना, परसों है ना, कल का दिन रिलैक्स रहना। रिलैक्स मतलब कीप काम। मेडिटेशन तो आप करते नहीं हो, कह के मैं थक गया। मेडिटेशन करो तो ये जो हड़बड़ियां होती है ना, ये नहीं होंगी। एक बार ट्राई करके देखो कहने से। ठीक है, मिलके जाना, बताऊंगा कल 5-10 मिनट का एक मेडिटेशन एक टेक्निक है, वो करके जानी है सब, मतलब कल करके जानी है, अभी पूछ के जाना क्लास के बाद। ठीक है, कल या परसों जब भी एग्जाम है, कल भी कर लेना और परसों भी कर लेना, ज्यादा नहीं, 10 मिनट का है, कुछ नहीं। हाँ, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। 3 क्यूब्स, ये आपका सरफेस एरिया का क्वेश्चन आ गया। 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 3 क्यूब है मेरे पास, लेट अस से ये एक क्यूब हो गया, ये दूसरा क्यूब हो गया। वैसे ही स्क्वायर ही बना रहा हूं मैं, बट इमेजिन कर लो ये 3D में क्यूब है ना। तो इसका वॉल्यूम भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर इन तीनों को पिघलाकर और एक बड़ा क्यूब बनाते तो सिंपली इनके वॉल्यूम को ऐड कर देता मैं। क्या कर देता? इनके तीनों वॉल्यूम को ऐड कर देता, बट ऐसा नहीं कर रहा है, वो पिघला नहीं रहा है। वो क्या कह रहा है, इनको एंड से एंड ज्वाइन कर लिया। मतलब समझ रहे हो ना, एक बॉक्स से एक तरीके से क्यूब समझते हो क्या होता है, चॉक बॉक्स, या वो पजल गेम खेलने का जो आता है, उसके सामने एक और पजल गेम ऐसे सटा के रख दिया, चिपका दिया, ऐसे मान लो फेविकॉल लगा के दोनों को चिपका दिया, फिर फेविकॉल लगा के तीसरे को चिपका दिया, तो अभी क्यूबॉइड बन गया, बन गया। तो ये पिघलाना नहीं हुआ, ये मतलब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड नहीं हुआ। एक टॉपिक था कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, है ना, वो वाला टॉपिक नहीं है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कहता तो सीधे सीधे इन तीनों का वॉल्यूम प्लस करते, वो उल्टा आसान है। लेकिन जब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड नहीं कर रहा है तब थोड़ा सोचना मुश्किल है। क्या सोचना मुश्किल है? केवल इतना सोचना मुश्किल है 3D के अंदर कि जो नया क्यूबॉइड बना है उसकी कौन सी डायमेंशन कैसी बनी है, ये 3D में सोचना मुश्किल है। क्योंकि आपको एग्जाम में डब्बे देगा तो नहीं कि आप जोड़ के देख लो, आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा, और 3D फिगर आप 2D में बना भी नहीं सकते, तो आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। तो अब आप सोच के बताओ शिवम, एक डब्बा है चौकोर डब्बा, फिर एक डब्बा है चौकोर डब्बा, फिर एक डब्बा है चौकोर डब्बा, तो अब एक क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड में कौन सी डायमेंशन है जो उसकी 3 गुना होगी? 3 है तो 3 गुना तो होगी, तो पता है उसकी जो भी एक साइड होगी उसकी 3 गुना इसकी एक साइड होगी, तो कौन सी होगी? या सारी होंगी? सारी साइड उसकी 3 गुना हो जाएंगी, या एक होगी या दो होगी? चलो इतना बताओ।
तीनों ही हो जाएंगी। ऐसा डब्बा है मेरे पास, इस मोटाई का मान लो, उसके बगल में ऐसा मोटाई का एक डब्बा रख दिया, तो भी टोटल डब्बे की मोटाई तो उतनी ही रही, उतनी मोटाई रही, तो फिर तीनों डायमेंशन क्यों 3 गुना होगी? ये तो उतना ही रहेगा और ये गहराई भी उतनी रहेगी, केवल और केवल लंबाई बढ़ेगी, केवल और केवल क्या बढ़ेगी? लंबाई ही बढ़ेगी। नहीं अभी भी समझ? सपोज करो, इमेजिन करो, आई हैव ए बॉक्स इन माई हैंड, है ना, सेम टू सेम एक और बॉक्स है, उसको ऐसे चिपकाओ, तो इसकी ये जो हाइट थी, इसकी भी हाइट थी, टोटल बॉक्स की भी वही हाइट है अभी भी, और इसकी जो ये गहराई थी, ये गहराई इसकी इतनी थी, इसकी इतनी थी, जुड़ने के बाद भी तो इतनी गहराई है, केवल एक डायमेंशन जो उसकी लंबाई है वो बड़ी है और कुछ भी नहीं है, बाकी ब्रेड्थ एंड हाइट विल रिमेन सेम। समझ आया? ठीक है, तो इसकी ये जो, इसको मिक्स करने के बाद जो ये बॉक्स क्यूबॉइड बनेगा इस तरीके से, तो इसकी केवल ये लंबाई जो है उसकी साइड की 3 गुना हो जाएगी, ये चौड़ाई उतनी रहेगी, और जो इसकी गहराई थी, ये जो गहराई थी ये भी उतनी रहेगी। समझ आई बात? ये जो इसकी गहराई थी ना, ये गहराई भी उतनी रहेगी, इसको आप जो भी नाम देना चाहो, हाइट देना चाहो या विड्थ देना चाहो, जो भी, मतलब एक डायमेंशन ये वाली सेम रहेगी, एक डायमेंशन ये वाली सेम रहेगी, केवल उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले ये बताओ कि 64 सेंटीमीटर क्यूब अगर उसका वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब का, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब के, हाँ, क्या होता है? बोलो क्या? साइड का क्यूब, यही तो होता है, उसकी साइड का क्यूब, 64 हो गया सेंटीमीटर क्यूब, है ना, तो ए क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट हो जाएगा, बोलो, यहाँ से क्यूब हटेगा, यहाँ से क्यूब रूट हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस बॉक्स की जो साइड आ गई, ये जो मेरा क्यूब है, इसकी तीनों जो साइड है वो कितनी है? 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये गहराई भी 4। अब इससे एक डब्बा और जुड़ गया, इससे तीसरा डब्बा और जुड़ गया, तो 4 4 4, ठीक है, टोटल 12 हो जाएगी लंबाई, हो जाएगी। ये वाली गहराई तो 4 ही रहेगी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, और ये वाली जो इसकी ऊंचाई के, तो ये भी 4 ही रहेगी। समझ आया ना? इमेजिन कर पा रहे हो बच्चों? कर पा रहे हो? समझ आया ना? ठीक है, तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि जो साइड ऑफ क्यूब है, जो मेरी 4 सेंटीमीटर मैंने निकाल ली, इसके हिसाब से जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट निकालते हैं। लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड, ब्रेड्थ ऑफ न्यू क्यूबॉइड एंड हाइट ऑफ न्यू क्यूब, ये निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, केवल लंबाई बढ़ेगी, बाकी दोनों चीजें सेम ही रहेंगी, साइड के बराबर ही रहेंगी, जो उसकी साइड है। तो लेंथ हो जाएगी इसके 3 गुना, यानी कि 12, क्योंकि 3 क्यूब जोड़ रहे हो आप, बाकी ब्रेड तो वही रहेगी 4 सेंटीमीटर और हाइट भी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर। समझ आया? अब उसने क्या कहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया टीएस से क्या होता है? क्यूबॉइड का टीएस से 2 इंटू प्लस बी एच प्लस एल एच, तो 2 इंटू एल क्या है? लंबाई कितनी है? 3 गुना 12 इंटू ब्रेथ है 4 प्लस ब्रेथ है 4 और ऊंचाई भी है 4 और लेंथ है 12 और ऊंचाई है 4, 48 16 48, 48 एंड 48 96, 96 एंड 16 112, तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सरफेस एरिया। ठीक है, और बुक का ही क्वेश्चन है, तो बुक का ही क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बाहर एक भी क्वेश्चन लिखवा लो जैसा, ठीक है ना। जितना दिमाग आप ये आरडी एंड आर एस अग्रवाल में कर रहे हो, ये दिमाग तो क्या पूरे साल भर करने के लिए होता है भाई, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में टॉपिक अच्छे से समझो। जब अपन टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ना, उसके साथ साथ करनी चाहिए आरडी और आर एस अग्रवाल। एग्जाम टाइम तो एक्स्ट्रा बुक्स लेना आपके लिए बहुत हानिकारक है, केवल सब्जेक्ट मैटर पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए एग्जाम टाइम। एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दैट्स इट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर ये दे दो।
ठीक है बच्चों, जो भी रिवीजन करना है इन दोनों से करो, अभी इधर उधर की बुक्स मत देखो, है ना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ में 2 ऑप्शन थे। ए पार्ट में 2 इंटरनल चॉइस आएंगे आपके एग्जाम में। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें या तो ये कर लो या ये कर लो। ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं आएगा कि 6 में से कोई 4 कर लो, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं आएगा। सारे सेक्शन में सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, बस इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन में, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन में, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहले इंटरनल चॉइस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से। चलो जी, सॉल्व फॉर एक्स। जब ये वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक्स के अलावा भी कोई और वेरिएबल रखे हुए हो, जैसे पी क्यू, एक्स के अलावा भी और वेरिएबल रखे हुए हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, अब आप उम्मीद ये करना, और जनरली मेरे हिसाब से होगा भी यही, कि वो पर्टिकुलरली ये नहीं कहेगा कि इसी मेथड से करो, ये नहीं कहेगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही करो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हट गया शायद आपके ना, या फैक्टराइजेशन से ही करो, वो नहीं कहेगा क्योंकि डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक्स के अलावा और भी टर्म्स हो। फैक्टराइजेशन या किसी और मेथड पे ना जाओ तो बढ़िया। फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर में तभी जाना है जब केवल और केवल न्यूमेरिक टर्म्स हो। यहाँ पे पी और क्यू न्यूमेरिक टर्म्स नहीं है ना, तो आप फंस जाओगे। वो तो और कर भी लोगे तो ऑब्वियसली, अगर कर लोगे लेकिन ज्यादा टाइम लोगे, तो ज्यादा टाइम लेके सॉल्व करना भी एक तरीके से नहीं सॉल्व करने के बराबर है बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। 2 नंबर के क्वेश्चन को अगर अपन 15 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो इससे बढ़िया छोड़ देते। समझ रहे हो? ठीक है ना, तो ये सारा जजमेंट आपको एग्जाम में करना है कि इस क्वेश्चन को उठाना है कि नहीं उठाना है। कई बार बाउंसर आती है तो बैट्समैन को बॉल छोड़नी पड़ती है, जबरदस्ती टिक करने जाएगा तो आउट हो जाएगा। तो वो भी एक तरीके से आपके एग्जाम में मैनेज होने वाली चीज है जो आप ही को करनी है। चलो तो अपन करते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बोलना ए की वैल्यू, बोलो 9। बी की वैल्यू बोलना अनुष्का, अनुष्का नाम है तेरा, बहुत अच्छा नाम रखा है घर वाला। सी की वैल्यू बोलना, ओके। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास एबीसी। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई अपन अप्लाई करेंगे सीधा, है ना। सॉरी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस होल रूट ऑफ 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। चलिए जी, रखते हैं वैल्यूज। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -6b। क्या है, -6b प्लस और माइनस होल रूट ऑफ बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर क्या है, -6b का होल स्क्वायर, फिर है -4 और फिर इंटू ए क्या है 9 और सी क्या है, सी है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। 2a, a क्या है, a अगेन 9 है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। माइनस ऑफ -60 क्या बनेगा। अच्छा, इसका आंसर ऑब्वियसली पी और क्यू में आएगा। तो अगर आंसर पी और क्यू में आता है तो आप सरप्राइज या शॉक ऐसे मत सोचने कि शायद मेरा गलत तो नहीं है। अरे यार, उसने न्यूमेरिक वैल्यू, उसने कोएफिशिएंट से पी और क्यू में दे रखे हैं, तो एक्स की वैल्यू जो रूट्स निकल के आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो ऑब्वियसली पी और क्यू में ही निकल के आना। तो उससे आप सरप्राइज ना हो। प्लस और माइनस, -6p का होल स्क्वायर बोलना 36 p स्क्वायर। चलिए इसको करो, -4 इंटू 9 -36 एंड -36 इंटू p स्क्वायर -36 p स्क्वायर एंड वही -36 इंटू माइनस का q स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 36 q स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 9 18, देख के बताओ कोई दिक्कत? ऐसे ही किया था सबने, जिन्होंने भी किया था, जो ऑप्शन था तो हो सकता है दूसरा किया हो। ऐसे किया था बोलो, ये वाला किया नहीं क्वेश्चन, सेकंड वाला किया, हाँ सेकंड वाला, यही वाला ऐसे ही किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और कोई मेथड से। अच्छा, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो डिस्क्रिमिनेंट यही निकला ना रूट के अंदर जो है। ठीक है, 6p प्लस और माइनस, देखो ये तो कट गया, क्या बचा 36 q स्क्वायर। 36 q स्क्वायर का रूट कर दो सीधे, 6q डिवाइडेड बाय 18। ओके, अब देखो चाहो तो अभी काट दो 6 6 3 टाइम्स, चाहो तो बाद में काट दो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो 6 कॉमन ले लो, 6/18 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा p प्लस और माइनस q, ये कट गया 3 टाइम्स, तो 1/3 इधर लिख देता हूँ। 1/3 क्या बचा, p प्लस और माइनस q, अलग अलग कर दो।
तो एक बार तो p प्लस क्यू बाई 3 और एक बार p माइनस क्यू बाई 3। आया समझ? ठीक है, करेक्ट है तो सबका? दीपेश करेक्ट है, जिसकी चेक कर रहा है उसके भी करेक्ट है? ठीक है, ये वाला किया। ओके, चलो सेकंड वाला देखें। तो आप हमेशा याद रखें, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें पी क्यू कुछ भी एबीसी एक्स्ट्रा कुछ भी दे रखा हो, आप सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना। बिलीव मी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है ना? ओके, अभी इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से करना हो तो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी करने बैठेगा ना तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। इवन मैं भी करने बैठूंगा तो कर तो दूंगा, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी मान लो 2 मिनट लगे तो उसमें 5 मिनट या 6 मिनट लगाऊंगा। ऑब्वियसली टाइम टेकिंग प्रोसेस बनेगा वो। और कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्टराइजेशन से जल्दी हो जाते हैं और इससे टाइम टेकिंग होते हैं। तो वो सुटेबिलिटी आपको देखनी है कि इस इक्वेशन की सुटेबिलिटी क्या है, किससे करना चाहिए। ठीक है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the quadratic equation जो भी दी हुई है has two equal real roots। इक्वल रियल रूट्स चाहिए मुझे, तो इक्वल रियल रूट्स में क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। तो पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो mx इंटू 5x को क्या लिख सकते हो, 5mx² राइट, और mx इंटू 6 को क्या लिखोगे, 6mx, और माइनस साइन को इधर बुला लो, so it is equal to प्लस साइन इक्वल टू 0। जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया है उसमें ये क्वेश्चन रखा हुआ है, अगर किसी की नजर पड़ी हो तो उसके लिए उसको खोल के देखना पड़ता है। खोल के देखा था किसी ने? हाँ, उसमें ये क्वेश्चन आपको कहेगा हाँ था, सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन, तो एक्सपेक्ट करना ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको कंपेयर करते हैं, ax² प्लस सैंपल पेपर तो शायद 2 महीने पहले ही जारी कर दिया था ना, प्लस c इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू बोल दो 5m, b की वैल्यू -6m एंड c की वैल्यू 9। a की वैल्यू हो जाएगी 5m, b की वैल्यू हो जाएगी -6m एंड c की वैल्यू हो जाएगी 9। अब आपको दिया हुआ है कि 2 इक्वल रूट्स वाला केस है, 2 इक्वल रूट्स वाला केस। तो 2 इक्वल रूट्स वाले केस में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो d होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ठीक है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -6m, तो -6m का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 5m एंड c की वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 0 बनेगी। ठीक है, -6m का होल स्क्वायर कर दो जरा, 36m² और 4 5 20, 29 जा 180, 180 और m भी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको, m की वैल्यू निकालनी है। तो उसको 36m² और 180m में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, क्या 36m नहीं आ रहा, पूरा 36 से कॉमन लो ना, जब 36 आ रहा है। तो 36m कॉमन आया, क्या बचा m माइनस 36, 5 जा होता है 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो फैक्टर्स बन गए अगेन, तो या तो इस फैक्टर की वैल्यू 0 या इस फैक्टर की वैल्यू 0। तो या तो 36m की वैल्यू 0 है, वहां से m की वैल्यू भी 0 है, एक केस या तो ये है, और या फिर m-5 की वैल्यू 0 है और वहां से m की वैल्यू 5 है। फाइन, अब कितने बच्चे हैं जिन्होंने m की दो वैल्यूज निकाली है, 0 एंड 5? बस निशिता ने निकाली है, बाकियों ने m की क्या वैल्यू निकाली है, केवल 5। क्या, तो फिर किया वो रूल्ड आउट करने का काम, तो कट गए मार्क्स। ठीक है, तो m की दोनों वैल्यूज निकालनी है, बट ये भी चेक करना है कि दोनों वैल्यूज जो है वैलिड है क्या। हम हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यूज आती है तो चेक करते हैं कि नहीं करते हैं कि दोनों वैल्यूज रूल्ड आउट तो नहीं हो रही है, कोई एक वैल्यू या दोनों वैलिड है कि नहीं, करते हैं ना, नहीं करते हैं? हाँ, तो 0 और 5 में से 0 वाली वैल्यू रूल्ड आउट हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं m की वैल्यू यहाँ 0 रख दूं तो भैया x² ही खत्म, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बची। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + bx + c इक्वल टू 0 में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और अगर मैं m की वैल्यू 0 रख देता हूं तो a मेरा 5m है, a क्या है 5m है,
और अगर मैं m की वैल्यू 0 रखूं तो उससे a की वैल्यू 0 बन रही है और a की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए, इसीलिए ये रूल्ड आउट होके m की केवल a की पॉसिबल वैल्यू है विच इज 5। तो मार्क्स फुल उसी को मिलेंगे जो पहले तो m की दोनों वैल्यूज निकाले और फिर उसको एक को रूल्ड आउट करे और रीजन भी लिखे, क्योंकि m की वैल्यू 0 रखने से स्टैंडर्ड फॉर्म में a की वैल्यू 0 हो रही है, इसीलिए ये रूल्ड आउट है। ठीक है, अभी तो मार्क्स दे दो पर रीजन लिखना है एग्जाम सब। ठीक है, क्लियर है? और फाइनल आंसर क्या है? इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, चले आगे, चले। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी अपन ने? 4th। 5th वाला देखो, इन द फिगर गिवन in the given figure a circle is inscribed in the quadrilateral ABCD। 10th चैप्टर का एक क्वेश्चन है, काफी सरल। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, थोड़ा लाइट था ये, दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया था ना? एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है ना। आपको क्या दिया हुआ है? बोलना एक बार, क्या क्या दिया हुआ है? एबी। एबी कितना दिया हुआ है? हाँ बोलो, चेक करो ना। 6, तो ये हो जाएगा 6। और आगे बीसी 7 सेंटीमीटर, और आगे सीडी, सीडी कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए? एडी, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल है जिसकी 3 साइड गिवन है, तो मैं चौथी साइड खुद निकाल सकता हूँ, बट 3 गिवन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं 2 ही गिवन हो फिर नहीं निकाल सकता, 3 गिवन होनी चाहिए तो उससे चौथी साइड निकल जाएगी। या यूं कहूँ, 3 साइड गिवन है तो उसका पेरीमीटर भी निकाल, चौथी साइड भी आ जाएगी तो टोटल सम भी आ जाएगा। कल को पेरीमीटर भी पूछ सकता है। ठीक है, कैसे? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, उसको डिवाइड कर देता हूँ। लेट अस से ए बी जहां टकरा रही है उस पॉइंट का नाम पी रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम पी रख देते हैं। बीसी जहां टकरा रही है उसका नाम क्यू रख देते हैं। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर रख लेते हैं और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस। 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख दिए मैंने। अब देखो, ये ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए बी को क्या लिख सकते हो आप? बोलो, एपी प्लस एपी प्लस एपी प्लस ये क्या है? एएस। एक मिनट, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एपी प्लस बीपी। फाइन। ठीक है, तो अब देखो ए बी की वैल्यू क्या है? 6। 6 इक्वल टू एपी प्लस बीपी हो गया। तो यहां से एपी की वैल्यू क्या हो गई? या बीपी, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो दूसरे की टर्म्स में, है ना। तो सपोज करो एपी की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं बीपी की टर्म्स में, तो एपी क्या हो जाएगा? 6 माइनस बीपी हो जाएगा। बोलो बोलो, हो जाएगा। एपी क्या हो जाएगा? 6 माइनस बीपी। चलो अब चलते हैं दूसरी वाली साइड पे। दूसरी वाली साइड क्या है मेरे पास? बीसी। बीसी की वैल्यू, बीसी किस किस के बराबर होगा? बीक्यू प्लस सी क्यू। ओके, अच्छा वैसे या तो जो कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे हैं इसको यूज करो, नहीं तो एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी है अगर आपको, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद है किसी को? अगर एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है या सर्किल उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। इस साइड और इस साइड का जो सम होगा वो इस साइड और इस साइड के सम के बराबर होगा। ऐसा तो थ्योरम ही हमारे एक्सरसाइज में नहीं है, दिखाऊं? नहीं है, बोलो। जरूरी है ना, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हाँ, चैप्टर नंबर 10। कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं भी गलत रीड आउट कर रहा हूँ। ये देखो, अरे क्वेश्चन थ्योरम कुल मिला के है ना, थ्योरम ही है ये थ्योरम ही है आपके क्वेश्चन के रूप में है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस, आमने सामने की साइड्स का सम इक्वल होगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वी नो दैट लिख के। कैसे? 6 और 4 का सम 7 और इसको x मान लो के बराबर होगा, तो 6 और 4 10 है, तो ये सीधे सीधे 3 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा यही करना 2 नंबर का क्वेश्चन। और नहीं तो फिर पूरा तरीका अगर करें तो BC इक्वल्स टू BQ प्लस सी, सबको तोड़ो तो BC मतलब वैल्यू कितनी गिवन है? 7 BQ प्लस CQ। ओके,
अब देखो यहाँ से भी आप किसी एक की वैल्यू निकालो, लेट अस से बी क्यू की वैल्यू निकाल ली मैंने, बी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस सी क्यू, ये दूसरी इंफॉर्मेशन हाथ लगी। फिर तीसरी और एक अंतिम इंफॉर्मेशन और लो, क्या है ये, क्या था, ए बी सी डी ऐसे था ना, ए बी सी डी, सी डी, सी डी की वैल्यू बोलो सी आर प्लस डी आर, ठीक है। सी डी की वैल्यू क्या गिवन है 4 इक्वल टू सी आर प्लस डी आर, तो सी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4 माइनस, हो सकता है कि मैं जैसे सी आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, हो सकता है डी आर की निकालनी पड़ जाए, वो भी अपन जब यूज करेंगे तब पता चलेगा ना। तो ये तो एक तरीके से 1 2 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, और अब आपको क्या चाहिए साहब, आपको क्या चाहिए फाइनली ए डी, तो जो ए डी होगा वो क्या होगा ए एस प्लस डी एस। अब मुझे बताओ ए एस किसके बराबर होगा, एपी के बराबर होगा, और डी एस किसके बराबर होगा, डी आर के बराबर होगा, और एपी किसके बराबर होगा 6 माइनस बीपी के बराबर होगा, और डी आर किसके बराबर होगा, अब देखो यहां से डी आर की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको डी कर दो, इसको सी कर दो एक बार से, तो डी आर किसके बराबर होगा 4 माइनस सी आर के बराबर होगा। चलो इस दोनों को जोड़ो तो 6 प्लस 4 ऊपर कर देता हूँ, 6 प्लस 4 10 माइनस बीपी माइनस सी आर, 10 माइनस बीपी माइनस सी आर हुआ ये, ठीक है। बीपी की वैल्यू पी क्यू के बराबर, और सी आर की वैल्यू सी क्यू के बराबर, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 7 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया लॉन्ग कट और वो हो गया शॉर्ट कट, ठीक है। अटेम्प्ट किया था सभी ने, ये किया था, हो गया था सॉल्व। शॉर्टकट से चले या ऐसे लंबे तरीके से चले, लॉन्ग कट, ओके कर तो दिया था फाइनली, ठीक। तो 3 सेंटीमीटर इज द आंसर, और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर से कह रहा हूँ आप डायरेक्ट तरीका यूज कर सकते हो, वी नो दैट, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सो करके अपन लिख देंगे, सो ए बी प्लस सी डी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, बस 4 में से कोई भी 3 साइड गिवन है चौथी निकल जाएगी, ठीक है। बट अगर 2 नंबर से ज्यादा है, 3 का या 4 का, तो फिर ये पूरा तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को, बोलो अनुष्का, हाँ निशिता, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो कंपलसरी था, करना ही था, मतलब ऑप्शन नहीं था। 6th में फिर ऑप्शन है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, एक में पहले मिल गई और एक ये एपी के क्वेश्चन में। मोस्ट प्रोबेबली देखना आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी भी उसी टॉपिक में जिस टॉपिक में हमने दी, ये मोस्ट प्रोबेबल पेपर है आपका ना। हो सकता है कि एपी में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने दिए तो उसमें भी, क्योंकि वैरायटी ज्यादा है ही उसमें, है ना, इक्वेशन बनने की वैरायटी ज्यादा उसमें ही है। चेक वेदर द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज एन एपी और नॉट, आपको चेक करके बताना है कि ये जो सीक्वेंस बनेगा ये एपी बनेगा या नहीं बनेगा। अब एपी बनेगा या नहीं बनेगा इसका डिसीजन कैसे लेते हैं, कब कौन सी सीरीज एपी होती है और कौन सी नहीं होती है, इसका डिसीजन कैसे लेते हैं, बोलो। कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस किसी भी 2 तरीके से निकाल लो, तो हम इसका 3 टर्म्स निकाल लेते हैं, A1 A2 A3, और ज्यादा श्योर होना है तो एक चौथी और निकाल, टाइम कम है 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 टर्म से काम चलाओ ना। अब फिर कॉमन डिफरेंस निकालो तो डी कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, और एक और बार डी निकालो तो कैसे निकलेगा A3 माइनस A2। दोनों तरीकों से अगर डी सेम निकलता है तब तो ये एपी है, और अगर अलग अलग निकलता है तो ये एपी नहीं है, बस यही काम करना है आपको, ठीक है, समझ आया। तो अगर आपको ए एन गिवन है तो मुझे बताओ A1 नहीं निकल सकता है क्या, एन की जगह 1 ही तो रखना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, सोल्व करना, 2 या 2 प्लस 1 3, शक्ल घूम गई है मेरी, ठीक है। A2 बोलो जरा, क्वेश्चन घूम गया, A2 बोलना जरा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 टू 8 प्लस 1 9। A3 बोलना जरा, 3 तो निकालने पड़ेंगे है ना, अगर श्रद्धा हो तो चौथी भी निकाल सकते हो, 2 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 दूनी 18 और 1 19। चलो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं 2 तरीकों से, तो एक बार कॉमन डिफरेंस निकालता हूं मैं A2 माइनस A1 से, एंड अगेन मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं A3 माइनस A2 से, तो A2 माइनस A1 यानी 9 माइनस 3 यानी कि 6, और यहाँ से 19 माइनस 9 इक्वल टू कितना होता है 10,
तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस, यहाँ से कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल हो गया, दैट मीन्स इट द सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस या गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, कोई भी सीरीज एपी नहीं होती हमेशा। सीरीज का मतलब है एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना, वो तो होती है सीरीज। वो क्या होती है? सीरीज। ठीक है, और एपी क्या होती है? एपी सीरीज में से एक स्पेशल तरह की सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। ठीक है, समझ आया? अब कोई बता सकता है इसमें चौथा टर्म क्या आएगा? मतलब इसमें किस तरीके की सीक्वेंस फॉलो हो रही है, इसमें किस तरीके की सीक्वेंस फॉलो हो रही है, वो बता सकता है? देखो, जिस भी टर्म पे आप हो उसका स्क्वायर करके दुगना करके जोड़ रहा है, यही तो सीक्वेंस है। अब सपोज करो चौथी टर्म चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 और 1 33 आएगा। तो सीक्वेंस तो फॉलो हो रहा है, फिक्स सिस्टम तो चल रहा है, फिक्स सिस्टम, बट उसके हिसाब से कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा। तो सीरीज तो है, सीक्वेंस तो है, बट इट इज नॉट एन एपी। क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर है? तो इसका आंसर आ जाएगा नो, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो। और इससे अगला वाला अगेन सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, याद होगा तेरे को तो, है ना? नहीं है? क्यों? ये भी उसी में से था, ये तो शायद पहला क्वेश्चन था उस सैंपल पेपर का। If 7 times the seventh term, 7 times the seventh term of an AP is equal to 5 times the fifth term, ये तो हो गया गिवन। चर्चित को क्या चाहिए आज? ठीक है, और आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? 12th टर्म। ठीक है, तो 12th टर्म की वैल्यू आपको निकालनी, यानी कि यू नीड टू फाइंड A12। ये हो गया क्वेश्चन सेट, गिवन पॉइंट ये हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट ये हो गया। अब इसको कर दो एक्सप्लोर। तो व्हाट डू यू राइट? A7, वी राइट A7 as A plus 6D, and what is written as A5? A plus 4D। ठीक है, 7A 7 6 जा 42D 42D, and 5A 5 4 जा 20D। ओके, 5A को इधर बुलाओ और 20D को भी इधर बुला लो। 42D माइनस 20D इक्वल टू क्या हुआ? 0। 7A माइनस 5A क्या होगा? 42 माइनस 20 क्या होगा? 22D इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लूं तो A प्लस 11D इक्वल टू क्या हो जाएगा? और A प्लस 11D क्या होता है? A12 ही तो होता है। आंसर A प्लस 11D 12 कम नहीं होगी क्या? होगी कि नहीं होगी? कितनों ने किया ये वाला अटेम्प्ट? किया ये वाला अटेम्प्ट? आंसर 0 आया। किया ही नहीं, उससे पिछले वाला किया था, 6 क्वेश्चन ही नहीं किया। ओके, जिन्होंने किया सबको आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये 12th टर्म आपकी 0 हो जाएगी। चलते हैं, तो ये आपका सेक्शन ए यहाँ पे खत्म होता है ना, सेक्शन बी पे चलते हैं। ओके, अगेन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन अगेन सैंपल पेपर में दिखाई दिया था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कहता है मिस्टर कमल, भाई टीचर है मिस्टर कमल, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स रिकॉर्ड किए एक टेबल के अंदर। ये टेबल है वो, 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे? 7 बच्चे। ये कैलकुलेटेड, और फिर कैलकुलेट कर दिया इसका मॉडल, इसका मोड कैलकुलेट कर दिया, यानी मॉडल मार्क्स कैलकुलेट कर दिया। तो मोड कितना निकला? 38 कर लिए। ठीक है, अब जब डेटा प्रिंट करने की बात आई, उन्होंने सोचा कि यार अब इसको फ्लैश बोर्ड पे लगा देते हैं, इस डेटा को फ्लैश बोर्ड पे लगा देते हैं। तो जब लगाने की बात आई तो प्रिंट करते टाइम पता नहीं क्या टेक्निकल मिस्टेक हुई, एक ब्लैंक फ्रीक्वेंसी में खाली रह गया। ठीक है ना, प्रिंटर की मिस्टेक किया, किसकी थी? फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो अब आपको मिस्टर कमल की हेल्प करनी है और वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करनी है। क्या? श्रीमान का, हाँ हिंदी में श्रीमान कमल। ठीक है, क्लियर है? श्रीमान लगवाना चाहता है ना तू भी कभी ना कभी? नहीं, श्रीमती लगाना चाहता है? ओके, तो फिर उसके लिए भैया पढ़ना पड़ेगा, तभी श्रीमान कह के दुनिया पुकारेगी, नहीं तो फिर दुनिया कैसे पुकार सकता है? ओए इधर आ,
ऐसे पुकारेगी, अगर पढ़ लिख के बन जाएगा तो श्रीमान बन जाएगा। ओके चलो, हाँ जी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मोड के अंदर, जबकि बुक के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है मीन में और मीडियन में। बट आप कहोगे सर आपने क्यों की भाई, सैंपल पेपर में थी, सैंपल पेपर में थी मोड के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो फिर तो पूरे पूरे चांसेस है आने के। फिर तो आप नहीं कहोगे नहीं सर कोर्स के बाहर है, वो दे सकता है, तो फिर कोर्स के अंदर ही वो जो करे बॉस इज ऑलवेज राइट। चलिए, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन देख के कभी नहीं घबराना है, करने की कोशिश करो, 100% सॉल्व होगा। ठीक है, क्या ये दिया हुआ है ना मॉडल मार्क्स? अच्छा, तू तेरे स्कूल का नाम तो नहीं समझ गया इसको, मॉडल स्कूल के मार्क्स? हाँ, जैसे मोड वाले मार्क्स होते हैं ना, मॉडल मार्क्स कहते हैं, जैसे मीन मार्क्स, मीडियन मार्क्स, मोड मार्क्स नहीं कहेंगे, मॉडल मार्क्स कहते हैं। तो मोड दिया हुआ है, तेरे को तो लगा मॉडल स्कूल के मार्क्स दिए हुए हैं धोखा हो गया तेरे साथ। ओके चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मोड यानी मॉडल मार्क्स, मोड पता करो, और उस मोड को, हमारा वाला जो मोड आएगा वो 100% एफ की फॉर्म में आएगा, क्योंकि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है, उनका जो मोड है वो 38 है, तो उससे उसको इक्वेट कर दो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ पता चल जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ मोड निकालने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास चाहिए होती है, चाहिए होती है, तो मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे? वैसे तो पहले तो मुझे बताओ पता करते कैसे हैं, एक्चुअली कैसे पता करते हैं मॉडल क्लास कौन सी, सिस्टम क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अब जब एक बंदा मिसिंग है तो फिर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास पता करना मुश्किल है कि नहीं है? हो सकता है ये 18 हो, तब तो यही मॉडल क्लास हो जाएगी, और मान लो ये 16 से कम हो तो फिर वो मॉडल क्लास होगी। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये मॉडल क्लास है या ये मॉडल क्लास है, और तो कोई ऑप्शन के बैठने में। तो अब कैसे पता लगाएंगे? तो फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मॉडल मार्क्स भी तो दिए हुए हैं 38, तो जो मॉडल मार्क्स है वो मॉडल क्लास से ही होंगे, तो 38 कौन सी क्लास में लाया कर रहा है? 30 से 40, दैट मींस यही मॉडल। ठीक है, अब ये मॉडल क्लास है तो हमको कुछ वैल्यूज निकालनी होती है, जैसे कि लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 30, फिर होता है एक चीज F1 यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो कितनी हो जाएगी 16, फिर एक चीज होती है प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो कितनी हो जाएगी 12, फिर एक चीज होती है सक्सीडिंग द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो कितनी जाएगी F, एंड एक लास्ट चीज होती है H यानी कि हाइट, यानी कि इनका डिफरेंस 40 - 30 कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, और मोड भी गिवन है वो कितना है 38। तो ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन तैयार। अब आप जैसे क्वेश्चन को देखो ही मत, ये गिवन इंफॉर्मेशन से आप एफ की वैल्यू निकाल सकते। ठीक है, चलो मोड का फॉर्मूला बताओ, बोलो। एफ ओ नहीं 0, तेरे पापा तेरे को बैंक का काम करने के लिए थोड़ा ना देते हैं कुछ? पापा को बोलना कभी ना दें, क्योंकि अकाउंट नंबर में ओ की जगह 0 लिख देते ना, कहीं और पहुंच जाते हैं। ओ वाली सीरीज भी होती है अकाउंट नंबर में, 0 वाली भी होती है, तो तू कहीं 0 को ओ लिख है, वो 0 है ओ नहीं है। ठीक है ना? ओके, एल की वैल्यू 30 प्लस F1 16 - F0 12, 2 × 16 32 माइनस F0 वही 12, माइनस F2 क्या है F, एंड इनटू H क्या है 10। ओके, तो इट विल बी इक्वल टू 30 प्लस 16 - 12 इज 4 डिवाइडेड बाय 32 - 12 इज 20 माइनस F, और इनटू 10 तो 40 कर दूं इसको मैं, 4 × 10 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ना 40। ठीक है, अब चाहो तो इसी इसी वैल्यू पे छोड़ दो और इसको इक्वल टू उनका मोड कितना आ रहा है, कमल सर का कितना मोड आ रहा है 16 - 12 कितना होता है, 16 - 12 कितना होता है, और 4 × 10 कितना होता है? हाँ ठीक है, ओके। अब यहां से इस 30 को पहले वहां भेज दो, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एफ की वैल्यू हो जाती है 38 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से 20 माइनस एफ को उधर बैठ दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, कट गया, तो 5 की वैल्यू आ गई 20 माइनस एफ, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी क्या 20 माइनस 5, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी 50, 16 से एक ही कम थी। ठीक है, क्लियर है?
बोलो कोई डाउट है तो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कर आ सकता है मॉडल। ठीक है ना अनुष्का, चलें आगे। ओके चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आ जाओ, बुक का रखा रखा है क्वेश्चन, शॉर्टकट भी बताया हुआ है इसका मैंने, याद हो तो। याद है किसी को इस क्वेश्चन का शॉर्टकट? शॉर्टकट वैसे इतना याद होना चाहिए कि आंसर मैच हो जाए, और करके बताना। याद है क्या इसका शॉर्टकट किसी को? नहीं है? इसका रूट क्या है? उसका रूट क्या है यार? 289 और 144 नंबर कहीं लिखे हुए लिख जाते हैं ना, तो मन नहीं करता इसका रूट कर दें। 289 144 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, दिखते ही नहीं ऐसे, अंदर से फीलिंग आती है इसका रूट करते हैं। 17 और 12 को गुणा कर दो, आंसर है 12 इंटू 17 ही आंसर है। ठीक है, ये तो है शॉर्टकट। अब करते हैं लॉन्ग कट पूरा प्रोसेस के तहत। तो क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 289 मीटर एंड 144 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीट। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है नॉनी, है कि नहीं है बोलो? तो इससे क्यों सरप्राइज हो रहे हो जिस पहली बार देखे क्वेश्चन? देखो 2 टावर्स थे हमारे पास, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, अच्छा सॉरी एक ही टावर था, 2 पॉइंट्स थे, एक तो 289 मीटर दूर है बेस से, एक तो बेस से कितना दूर है, सपोज करो यहाँ है 289 मीटर, और एक जो है 144 मीटर दूर है, तो उसको आप इस साइड भी ले सकते हो उस साइड भी ले सकते हो, क्योंकि उसने क्लियर नहीं किया है कि दोनों पॉइंट्स इस साइड हैं या ऑपोजिट साइड हैं। तो हम इधर उधर ले लेते हैं, उससे हमको ट्राइंगल वाइंगल बनाने में आसानी रहेगी, है ना। तो 144 मीटर लेटर सही है, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी और इसको ले लो। ठीक है, ये कितना है 144 मीटर। अब इन दोनों पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम बनाते हैं, जैसे सी पॉइंट से बनाया और ए पॉइंट से बनाया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सी पॉइंट से और ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ए पॉइंट से। ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों एंगल्स का सम कितना है 90। समझ आया? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर कहाँ कहाँ से, 2 पॉइंट्स से, 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस दे रखी है, एक की 289 एक की 144 फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, और स्ट्रेट लाइन में ही है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही है, आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये दोनों पॉइंट एंगल्स ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि सपोज करो इसको थीटा मान लें तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यस और नो? यही सोचना है बस, मेन चीज इसमें यही सोचनी है कि दोनों एंगल्स को क्या माने, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो अगर एक थीटा है तो दूसरा दूसरा क्या, ये दोनों 90 90 है। अब सुनो, डिस्टेंस बीडी निकाल लेते हैं दोनों से और दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। यहां से डिस्टेंस बीडी कैसे निकलेगा, टेन थीटा लगाना पड़ेगा। चलो उधर से निकालो पहले, उस वाले ट्रायंगल। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीडी बाई ए बी, बोलो। ठीक है, बीडी कितना है पता नहीं, ए बी कितना है, ठीक है। तो यहां से बीडी की वैल्यू 289 इंटू 10 थीटा, कोई दिक्कत? चलो दूसरे केस, यहां से वापस 10 थीटा लगाएंगे, लेकिन थीटा आपकी बार क्या है 90 माइनस, ठीक है, इक्वल टू बीडी डिवाइडेड बाय बीसी। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है? वो आप कहोगे सर चैप्टर 8 तो कट गया, इसका टॉपिक क्यों आ रहा है? वैसे थोड़ा ना होता है, 10 90 माइनस थीटा तो चैप्टर 8 में, पर वो तो चैप्टर तो हमारे है ही नहीं, उसका टॉपिक तो आ ही सकता है। ऐसे तो 2 और 2 4 होते हैं, तो सेकंड क्लास में था, तो अभी नहीं पूछेंगे क्या आपसे? पूछेंगे ना। बीडी क्या होगा पता नहीं है, बीसी क्या होगा 144। यहां से भी बीडी निकालो, क्योंकि बीडी जो है कनेक्टिंग लिंक है दोनों ट्राइंगल, तो दोनों से बीडी की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दो। तो यहां से भी बीडी की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये 144 इंटू इंटू क्या, ठीक है, यहां से बीडी की वैल्यू यही, यहां से बीडी, तो दोनों इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो 289 इंटू 10 थीटा will be equal to 144 into cot theta। अच्छा cot theta को 1/10 थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो 10 थीटा इंटू 10 थीटा क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 289 इंटू 144। समझ आएगा? नहीं आया? नहीं आया, शक्लों से तो यही लग रहा है कि नहीं, हाव भाव से थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगले पेज पे चलते हैं।
289 इंटू टेन थीटा बराबर है 144 इंटू कॉट थीटा। यहां तक तो शायद ही कोई दिक्कत हो, वो तो बताओ। इक्वेशन 1 एंड 2 से इक्वेट कर दी। अब कॉट थीटा को मैं 1/10 थीटा लिख दूं क्या? और अगर जैसे मैं कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिखूंगा तो क्या ये 144/10 थीटा हो जाएगा? हो जाएगा। टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो मैंने गलत किया था, मतलब 144 डिवाइडेड बाय 289 होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 144 डिवाइडेड बाय 2, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ, तो इस क्वेश्चन में एक ना एक बार इनका रूट तो होता ही है, हो रहा है ना, देखो 144 का 12, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आई है, ये हाइट ऑफ द टावर नहीं आई। हाँ, उसमें हाइट ऑफ द टावर पूछे तो ही वो शॉर्टकट है, कल को कोई दूसरी चीज पूछ ले तो वो शॉर्टकट नहीं, फिर कुछ और शॉर्टकट बनेगा ना। हाइट ऑफ द टावर मतलब ये जो टावर है ना, ये डिस्टेंस बीडी निकालनी है एक्चुअली हमको। तो डिस्टेंस बीडी अब दो इक्वेशन से निकाल सकते हो, चाहो तो इससे निकालो और चाहो तो इससे निकालो। तो किससे निकालोगे बोलो, इससे कि उससे? इससे निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें टेन थीटा है और टेन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, है ना। टेन थीटा की वैल्यू ये रही 12/17। तो डिस्टेंस बीडी हो जाएगा टेन थीटा, सॉरी क्या था, 288 है ना, 289 इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 12/17। 17 से 17 कटा, देखो आंसर फाइनली वही आया 17 इंटू 12। जो शॉर्टकट शुरू में देखा था अपन, उसका रूट निकालो, उसका रूट निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करो, 17 इंटू 12 कर लो, 12 7 जा 84, रिमाइंडर 8, 12 जा 1200, 204 मीटर। ये है हाइट। जरूरी नहीं है यही तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है, देखो हो सकता है किसी बच्चे ने वो भी किया हो, आप कह रहे हो सर बीडी बीडी दोनों में कॉमन है, टेन थीटा, और अगर मैं इसको टेन थीटा बना दूं तो टेन थीटा भी तो कॉमन है, तो क्यों ना टेन थीटा से इक्वेट करते हैं, उससे सीधा ही बीडी आ जाएगा। वो भी तरीका बस सही है, नहीं आया समझ? देख मुझे बताओ, यहां से बीडी क्या आया? 288 इंटू टेन थीटा, इक्वेशन 289 इंटू टेन थीटा, ठीक है। वहां से बीडी क्या आया? 144 इंटू कॉट थीटा था, उसको मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय टेन थीटा। 144 इंटू कॉट थीटा था ना, कॉट थीटा को 1/10 थीटा कर दिया, तो आप बीडी को इक्वेट कर रहे हो, इधर टेन थीटा भी तो है दोनों में, तो क्यों ना टेन थीटा की वैल्यू इक्वेट कर दें। तो टेन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? यहां से आ जाएगी 144/BD, और टेन थीटा की वैल्यू वहां से क्या आ जाएगी? वहां से आ जाएगी BD डिवाइडेड बाय 289। अब इसको 1 और इसको 2 मान के टेन थीटा को इक्वेट कर दें तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी सीधी, और इसको इसके बराबर रखते BD सीधा ही आ जाएगा। इसको इसके बराबर रख दें, BD डिवाइडेड बाय 289 इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय BD इंटू BD का स्क्वायर इक्वल टू 289 इंटू 144, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ से रूट लगा, वही 17 इंटू जो भी आया। तो ये तरीका भी हो सकता है, जरूरी नहीं है BD इक्वेट करो, आप टेन थीटा भी इक्वेट कर सकते हो। उल्टा टेन थीटा BD इक्वेट कर रहे हो तो टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है, टेन थीटा इक्वेट कर रहे हो तो BD की वैल्यू निकल के आ रही है। आपको अल्टीमेटली वैल्यू किसकी चाहिए? टेन थीटा की होना चाहिए, BD की चाहिए, तो उल्टा ये ज्यादा सही रहेगा, सीधे ही BD की वैल्यू निकल जाएगी। उसमें तो पहले टेन थीटा की वैल्यू निकालो, फिर BD की वैल्यू उसको पुट अप करो, ठीक है। समझ आया? बोलो किस किसने कर लिया इक्वेशन? बोलो, सबने कर लिया? आधा, हाँ बोलो निशिता, क्यों नहीं किया? अनुष्का, आधा किया है, तो टाइम नहीं बचा या आया नहीं? उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, अगर एक साइड बनाएंगे तो भी ये सब कुछ होगा, उससे तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम यही स्टेप्स रहेंगे। एक साइड बनाने में ये है कि थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि ये इतना अलग अलग बनाओ तो दो अलग अलग ट्राइंगल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, फिर दोनों ट्राइंगल एक साइड ही दिखाई देते हैं, उसमें उसमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हाँ किया था क्या? स्टैंडर्ड वालों को तो आएगा भी नहीं सोल्यूशन। हाँ मतलब बेसिक वाले, सॉरी। हाँ दीपेश, किया ही नहीं क्यों भाई? आता था पर
टाइम मैनेजमेंट में कमी है, मतलब, है ना, मानते हो ना? 14 क्वेश्चन तो वो भी देगा, आप कैसे कह सकते हो मैंने लेंदी दिया है? किसी भी प्रकार से लेंदी नहीं दिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे। तो टाइम मैनेज करना है, आपको ही करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलता कहीं भी, कभी भी, कैसा भी, सब अपने को ही करना है। आ जाओ 9th, कंस्ट्रक्शन वर्क है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट वन मानता हूं। आप कहोगे सर इतना तो सरल, लाइन सेगमेंट ही तो रेशियो में डिवाइड करा रहा है। किसी ने ये वर्ड पढ़ा क्या, या इग्नोर कर दिया पढ़ के? क्वेश्चन ही नहीं किया क्या? ये वर्ड पढ़ा ही नहीं, और इसको काट के अब जो क्वेश्चन बचा वैसे सॉल्व कर दिया, हो गया कवाड़ा, गए 3 नंबर, गए पूरे 3 गए। ऐसा ही एक बार मेरे साथ भी हुआ था सन 2006। फोन को आउट पढ़ लिया था और पूरे 2 नंबर कट गए थे मैथ्स के पेपर में। आज तक मलाल है मुझे, नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 98 पे अटैक करे। आज तक मलाल है, मेरे से पढ़े हुए बच्चे 100 आउट 100 लाते, मेरे क्यों नहीं है? बस इसी कारण से जल्दीबाजी में ऑन को आउटसाइड पढ़ लिया था, ऑन द सर्कल आउटसाइड द सर्कल, ऐसा कुछ। तो बेटा इसको पढ़ लेना, और पढ़ लिया और लगा कि भैया यार ये तो मेरे रेंज के बाहर है, तो कोई बात नहीं, दूसरा कर लो। क्योंकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देगा ना अटपटा सा, तो ऑप्शन में देगा वो एक फेमिलियर क्वेश्चन भी देगा। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी का, इसको बाद में देखते हैं, तो कई बार कर लिया अपन ने। उसकी बात करते हैं, ये क्या चक्कर है एक्सटर्नली इंटरनली। तो आपके कोर्स में, आपकी बुक में इंटरनल डिवीजन दिया हुआ है, बट एग्जाम्पलर के अंदर एक्सटर्नल भी दिया क्वेश्चन, उसके भी हल्का सा एडवांस तो वो चलता ही हमेशा, है ना? एनसीईआरटी या सीबीएसई हमेशा थोड़ा सा एडवांस चलता है। तो पहले तो बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इस टॉपिक को समझो, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन में क्या डिफरेंस, इस पे डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, एक लाइन है मेरे पास, लेट अस से ए बी। मैंने कहा एक सी पॉइंट है, वो इस लाइन को लेट अस से 4:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये तो केस है इंटरनल डिवीजन का, ये तो केस है इंटरनल। और एक्सटर्नल का मतलब ये है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस लाइन को, वो उस लाइन के अंदर है कि बाहर है। अंदर है तो इंटरनल डिवीजन, और वो पॉइंट उस लाइन पर है ही नहीं, उसकी कहीं बाहर है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब ऐसी की ऐसी एक और लाइन में बना दूं, थोड़ी सी छोटी बनाते हैं, ठीक है, ए बी। और मैंने कहा सी जो है वो इस लाइन को 4:1 में डिवाइड कर रहा है, लेकिन इंटरनली नहीं कर रहा है। कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? एक्सटर्नल। तो इसका मतलब ये है कि इसमें देखो क्या हो रहा था, AC इज टू BC, AC इज टू BC 4/1 हो रहा था, हो रहा था। इधर भी वही होगा, AC इज टू BC 4/1 ही होगा। बस फर्क ये है कि ये सी पॉइंट इस लाइन पे नहीं आएगा, इस लाइन से कहीं बाहर आएगा। लेट अस से इसको अगर आगे एक्सटेंड कर, सी मान लो यहाँ आ रहा है, अब ए से लेके सी 4 है और बी से लेके सी 1 है। ये है AC डिवाइडेड बाई BC इक्वल टू 4/, मतलब AC जो लंबाई है और BC जो लंबाई है का कंपेरिजन करें तो वो 4 गुना है इस BC की लंबाई। इसका मतलब आया क्या समझ? आया क्या? आया बोलो। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो अगर एग्जाम में इनकेस क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल डिवीजन का, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप पहले उसको क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन का डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। आना कौन है? अच्छा अच्छा, जतिन है क्या? ऊपर है, लायरा के रूम में है ना, कंप्यूटर में, डी ड्राइव के अंदर है, कमल के नाम से होगा। हाँ, तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन आता है तो वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन और फिर सॉल्व कर देंगे। वो तो आता ही है अपने को, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन में एक्चुअली करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, टेक्निक तो वही है, लेकिन जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो लाइन खींचना, एक्यूट एंगल बनाना, वो फॉर्मूला था इंटरनल डिवीजन का। तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, पहला काम आता है। अब कन्वर्ट कैसे करें? देखो
क्वेश्चन है मेरे पास कि एक लाइन खींचिए 7.2 सेंटीमीटर की। लेट अस से मैंने ये लाइन खींच दी 7.2 सेंटीमीटर खींच दी। इस लाइन को मैंने मान लिया ए बी, कितने सेंटीमीटर की है बोलो। अब उसको डिवाइड करो एक्सटर्नली, यानी जो सी पॉइंट इसको डिवाइड करेगा वो इस पर लाइन ही करना चाहिए, इसके बाहर कहीं लाया करना चाहिए, या तो इस साइड लाया करना चाहिए या इस साइड लाया करना चाहिए, कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन ए बी के अंदर नहीं होगा कुल मिला के, ठीक है। और रेशियो क्या बनना चाहिए 8:5, तो रेशियो बनना चाहिए दैट मीन्स AC is to BC, ये रेशियो क्या बनना चाहिए 8/5 बनना चाहिए। सी पॉइंट अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो AC और BC का रेशियो क्या बनना चाहिए 8/5। अब आप मुझे सोच के बताएंगे कॉमन सेंस से कि सी पॉइंट कैसे कहाँ लाए करे ताकि AC और BC 8:5 हो जाए। तो देखो A से लेके C बड़ा है और B से लेके C छोटा है, इस बात से पता चल रहा है कि C B की तरफ, तभी तो A से लेके C बड़ा होगा और B से लेके C छोटा होगा। अगर वो एक ही तरफ होता तो A से लेके C छोटा हो जाता और B से लेके C बड़ा हो जाता, समझ गए। तो ये डिसीजन भी आपको लेना है कि एक्सटर्नली में वो A की साइड है कि C की साइड। तो C की साइड निकला वो, तो यानी कि C सपोज करो यहाँ पे एक्सटर्नली कहीं लाया कर रहा है, तो अब A से लेके C और B से लेके C ये रेशियो कितना है 8:5। तो हम क्या करेंगे, हम ये BC लेंथ पता करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, ये BC लेंथ पता करने की कोशिश कर सकते हो। देखो AC बाय BC का रेशियो है 8/5 है ना, और AC की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ नहीं पता। AC की लेंथ पता है क्या, AC की लेंथ को मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ, AB प्लस BC लिख सकता हूं, बोलो AB प्लस BC, और BC को तो BC चलने दो, और AB की लेंथ पता है 7.2 प्लस BC डिवाइडेड बाय BC, और इसका रेशियो कितना आ रहा है 8/5। तो इस रेशियो से कंपेयर करके BC निकालना है और बस आगे एक्सटेंड करना है, इतना ही काम करना था, ना एक्यूट एंगल बनना था ना कुछ करना, क्योंकि एक्यूट एंगल तो तब बनाते हैं जब वो C उसके बीच में कहीं है, तो कहीं बाहर। तो यहां से BC कैसे निकालोगे बोलो, 8 इंटू BC 8BC, और 5 इंटू 7.2 करना, 5 2 10 36.0, और 5 इंटू BC 5BC 8BC माइनस 5BC इज 3BC इक्वल टू 36। तो BC कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी B से 12 सेंटीमीटर आगे कहीं C आ जाएगा, और वही एक्सटेंशन में बनाना पड़ेगा, और वही आपका C पॉइंट ऑफ डिवीजन है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन। इतना सा काम करना, तो यानी कि सारा काम कैलकुलेशन का था, कंस्ट्रक्शन का तो इतना काम था, ठीक है। अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सको तो कर लेना, नहीं तो 100% अगर ये क्वेश्चन आएगा तो विद ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन दे देना। आगे नहीं BC12 आ रहा है तो क्या कह रहे हो, बी से लेकर आगे C को एक्सटेंड करना है आपको 12 सेंटीमीटर, दैट्स इट, यही कंस्ट्रक्शन वर्क है क्वेश्चन, बस, ठीक है, क्लियर है। अगर A से लेके C पूरा गिवन होता और B कहीं बीच में प्लेस करना होता, तब वो टेक्निक चलती है एक्यूट एंगल वाली, तो बीच में तो कोई पॉइंट प्लेस करना ही नहीं है ना, पॉइंट ही बात आगे जाके प्लेस करना है, और उसकी लंबाई भी पता है भाई इतनी दूर है वो, तो उसको क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्सटेंड ही करेंगे बस उतना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है निशिता। तो निशिता की कॉपी कौन चेक कर रहा है, आप। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 3 में से आप 1 मार्क्स देना। वो 1 मार्क्स इसलिए क्योंकि अगर 1 मार्क्स भी तब देना जब उसने इंटरनली मान के तो सही किया, इंटरनली मान के तो सही किया, हाँ तो 1 मार्क्स दे देना। चलो तो ध्यान से करना। अच्छा इंटरनली एक्सटर्नली कुछ भी ना गिवन हो तब बाय डिफॉल्ट इंटरनली है जो हमारी बुक का, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है उसको भी अगेन 2 टेक्निक से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सही टेक्निक यूज करनी है आपको, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दी हुई है और करीब करीब हर जगह वही दी हुई है, वो टेक्निक ये है कि आपको एक टेंजेंट बनाना है जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो पहले रफ फिगर बना लो। तो लेट अस से कि इस तरीके से टेंजेंट बनाया मैंने, ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री, और मान लो ये इसका सेंटर है, तो हमको पता है ये 90 होता है और ये 90 होता है, 90 90 180, 180 और 60 240, 240 के हिसाब से ये कितना आ गया 120, या फिर यूं भी कर सकते हो इन दोनों का सम 180 होता है,
तो 60 से सीधा 120 निकाल दो। ठीक है, आपको चारों एंगल पता चल गए। अब आप कुछ भी मत करो, सर्किल बनाओ। सर्कल बना दिया 4 सेंटीमीटर रेडियस का, सेंटर पता है ही आपको। कहीं भी जहां आपकी इच्छा है एक रेडियस ड्रॉ कर दो, जहां आपकी इच्छा। इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, इस पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करो। कंस्ट्रक्शन आता है ना, 60 डिग्री 120 डिग्री। ठीक है, फिर उस पॉइंट पे अगेन 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करो। ये अपने आप वहां जाके 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो जाए। सबसे आसान तरीका है इसको। ठीक है, बट ये सब कैसे आया वो 120, इसके लिए ग्राफ फिगर जरूर बना देना और कैलकुलेशन जरूर लिख देना। भाई एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360, जिसमें से ये दोनों 90 90 है, 60 तो बचा हुआ 120। ठीक है, अटेम्प्ट ये वाला किया है सबने, तो इस तरीके से किया है या ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके किया है? तो दूसरा तरीका ट्रिग्नोमेट्री वाला है। किसी को देखना है तो पुरानी वीडियो देखो, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट कि एग्जाम में वो तरीका करके आना। वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कि आपको पता होना चाहिए ऐसा भी तरीका ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी इसको कर सकते। याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम, ये वाली डिस्टेंस, और एक बार ये वाली डिस्टेंस निकल गई तो फिर वही वाला तरीका, दो सर्किल बनाने वाला। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। बोलो कोई डाउट, कोई क्वेरी? खुद ने जो किया उसमें से भी कोई क्वेरी तो पूछ लो, और जिसकी चेक कर रहे हो उसमें से भी कोई क्वेरी तो मुझसे पूछो। चले आगे। नो क्वेरी, ओके। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स कितनी बार किया है क्वेश्चन, तो याद ही होगा इसके आंसर। कैसे करेंगे? Sn का फॉर्मूला गिवन है, क्या गिवन है? 4n माइनस n, ये फॉर्मूला गिवन है। और उसने क्या क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब a1, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब s2, सेकंड टर्म का मतलब a2। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म यानी a3, a4, ओ सॉरी a10, और nth टर्म भी पूछ ली an। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में काम करते हैं, हम सबसे पहले nth टर्म निकालते हैं, और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म जो पूछा है, चलो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म सबसे पहले निकाल लो। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या होता है? s2, तो s2 निकाल लो। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 यानी भाई सम का फॉर्मूला गिवन है और सम ही पूछ रहा है, तो पहला काम तो वही करो जो फॉर्मूला गिवन है, उस हिसाब से उसने सम ही पूछा है, s2 पूछा है, s3 पूछा है, n की जगह 2 3 4 जो भी है यूज कर लो। अब बात करते हैं, सर सम का फॉर्मूला दिया हुआ है लेकिन nth टर्म का क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे? सम के फॉर्मूले से nth टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे, बना के फिर a1 a3 a10 जैसा वो पूछना चाहे उसमें n की वैल्यू पुट अप करते जाएंगे। और फॉर्मूला बनाने का मतलब समझ रहे हो? an निकालना है बस। और an कैसे निकालते हैं? बोलो, Sn माइनस Sn माइनस, निकालते हैं n। Sn क्या है? Sn क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर। और Sn माइनस 1 का मतलब है जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दो? n माइनस 1 रख दो। तो क्या हो जाएगा? 4 n की जगह क्या रख दो? n माइनस 1 रख दो। फिर क्या है? माइनस, और फिर n की जगह क्या रख दो? n माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ आया क्या? बोलो, समझ आया क्या? देखो ये का यही कॉपी पेस्ट किया है आगे, बस n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस, क्योंकि वो Sn माइनस 1, ये Sn है, तो n की जगह n माइनस 1 पुटअप हो रहा है ना, तो फॉर्मूला में भी हर जगह n की जगह n माइनस 1 और n की जगह n माइनस 1 पुटअप हो रहा है। इसको सॉल्व कर लें, जो भी n की फॉर्म में आंसर आया वो an का फॉर्मूला है। वो क्या है? an का फॉर्मूला। चलो इसको सॉल्व करना है आपको। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 इंटू n 4n, 4 इंटू माइनस 1 माइनस का। ठीक है, अब n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 होता है क्या? a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? माइनस n स्क्वायर, जो माइनस 2n होना था वो प्लस 2n, और जो प्लस 1 होना था वो माइनस 1। इसको सॉल्व करो। क्या? कहाँ कहाँ? ये अच्छा, ये भी इधर भी माइनस है। यस, इधर भी माइनस है, तो एक काम करते हैं, ये इधर एक ब्रैकेट लगा दो। अभी तक मैंने किसी का भी साइन नहीं चेंज किया, इसका भी नहीं किया, इसका भी, तो सबका ही चेंज करना है। फिर अगर इधर इसके बाहर माइनस है तो अंदर का सबका ही साइन चेंज करना है ना अल्टीमेटली। तो अभी तक किसी का भी नहीं किया, तो एक बार के लिए ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब बताओ
चलो फिर साइन चेंज करो, सबके ही करो। ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया, चलो अब करो। तो माइनस एन स्क्वायर से प्लस एन स्क्वायर खत्म, 4n माइनस 4n खत्म, 4 + 1 5 और -2n प्लस 5। ये आपका ए एन आया है, मतलब ये nth टर्म का आंसर है, और nth टर्म के आंसर के साथ साथ ये nth टर्म का फॉर्मूला भी है इस क्वेश्चन के लिए। अभी nth टर्म का फॉर्मूला है ना इस क्वेश्चन के लिए, nth टर्म का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, an = -2n + 5। अब जो भी वो पूछे, जैसे उसने क्या पूछा, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का मतलब a1 का मतलब -2 n की जगह 1 रखो, यानी कि -2 + 5। फिर क्या पूछा, थर्ड टर्म मतलब a3 मतलब n की जगह 3 रखो, -2 × 3 + 5, -6 + 5 कितना होता है, -1। फिर क्या है, 10th टर्म यानी कि a10 मतलब -2 × 10 + 5 यानी कि -20 + 5 कितना होगा, -15, और लास्ट में बस यही था। तो ये तो हो गई nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म भी कहा गया उसने, कहाँ है सेकंड टर्म, अच्छा ये रहा, हाँ सेकंड टर्म भी निकाल लो भाई, -2 × 2 + 5 तो -4 + 5 यानी कि +1। सारे आंसर्स मैच कर लो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये 10th टर्म, ये nth टर्म, और ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। मैं सर्कल कर देता हूँ जो भी फाइनल आंसर है। ये तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का आंसर है, ये फर्स्ट टर्म का आंसर है, ये सेकंड टर्म का आंसर है, ये थर्ड का है, ये 10th का है, और ये nth टर्म का आंसर -1। कर लो मैच। हाँ S2 और टोटल कितने आंसर हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3। तो डिवाइड करो तो हर एक आंसर आधे आधे नंबर का हो गया, जितने निकाले हैं उतने दे दो आधे के हिसाब से, जितने नहीं निकाले उतने मत दो, सिंपल सा बता, बस सही कैलकुलेट कर लिया इसने स्टार्टिंग में, 2 निकाले 1 दे दो, ठीक है। 6 आंसर हैं एक ही क्वेश्चन में और 3 मार्क्स, वेटेज हो गया ना हाफ हाफ का। चले आगे, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा क्विकली किया है हमने, जब क्लास में किया था तो पूरा डिटेल से किया था, तो बुक के लिए। तो अगर किसी को और डिटेल में देखना हो तो मुझे बता देना, या खुद सर्च कर लेना वीडियो में, या मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूँ। अभी क्विकली नहीं समझ में आया हो, ठीक है। चले आगे, बिल्कुल डिटेल में, क्या टाइम नहीं है, टाइम की बात नहीं है, जिनको आ रहा है उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। एक बच्चे को समझाने लगूं बिल्कुल ओपन, तो 5 बच्चों का टाइम भी उतना ही कीमती है, और जब क्लास में करवाते हैं फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम तो किसी को ही नहीं आता, सारे बराबर होते हैं, तो उस टाइम इसलिए डिटेल में करवाया, ठीक है। हाँ जी आ जाओ, लास्ट के बड़े क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक, ये तो रखा रखा है बुक का क्वेश्चन है। ये मेरे को उम्मीद है ये सैंपल पेपर में 4th चैप्टर से कोई भी बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का नहीं दिया उन्होंने, लेकिन मुझे उम्मीद है आना चाहिए, मुझे मैंने तो दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है यही टाइम एंड वर्क का ही है, किसी का भी आ जाए, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स का फीलिंग आ रही है कि आना चाहिए 4th चैप्टर से। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 hours 36 minutes। अब इसके स्टेप्स वगैरह तो आप अगेन वीडियो से देखेंगे, है ना। अभी क्विकली करते हैं, जो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर है वो 8 घंटे कम लेता है स्मॉलर टैप से। तो एक तरीके से टाइम दोनों का गिवन है, स्मॉलर टैप का भी गिवन है टाइम। लेट अस से ये तो है स्मॉलर टैप, ये है लार्जर टैप। तो अगर स्मॉलर टैप का टाइम में x आवर्स मान लूं, तो लार्जर टैप का टाइम क्या गिवन है, 8 घंटे कम है स्मॉलर टैप से। तो स्मॉलर टैप का अगर x माना है तो लार्जर टैप का 8 घंटे कम कर दो, x - 8 आवर्स। लेकिन ये तो टाइम है, टाइम से वर्क कैसे कन्वर्ट करते हो, रेसिप्रोकल करके। तो इसका वर्क क्या आ जाएगा 1/x, और इसका वर्क क्या आ जाएगा 1/x - 8। अब दोनों जब कॉम्बिनेशन में काम करेंगे तो दोनों का कंबाइंड वर्क आना चाहिए, और दोनों का कंबाइंड वर्क नहीं गिवन है, दोनों का कंबाइंड टाइम गिवन है।
तो दोनों के कंबाइंड टाइम का रेसिप्रोकल कर दो तो दोनों का कंबाइंड वर्क हो जाएगा। तो 9 घंटे 36 मिनट को सबसे पहले तो टाइम में चेंज करें, तो 9 घंटे प्लस 36 मिनट को भी घंटों में चेंज करो। 36 डिवाइडेड बाय 60, काटो किससे कट रहा है 10 है ना, 3 से 5, तो 5 9 या 45, 45 प्लस 3 48/5 आवर्स दोनों का कंबाइंड टाइम है। तो कंबाइंड वर्क क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5 डिवाइड बाय 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दो, हो गया। समझ आया? इसके टाइम से इसका वर्क निकाल लिया रेसिप्रोकल करके, उसका टाइम से 8 घंटे कम है, उसका वर्क निकाल लिया। अब दोनों का एक कंबाइंड वर्क हो गया, होगा कंबाइंड वर्क हो गया, तो इक्वल टू भी कंबाइंड वर्क ही होना चाहिए। उन दोनों का कंबाइंड टाइम गिवन है, तो कंबाइंड टाइम का रेसिप्रोकल करके कंबाइंड वर्क आ जाएगा, उससे इक्वेट करो। ठीक है क्या, आया समझ? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो x into x minus 8 is the LCM. x minus 8 into 1 x minus 8 और x1 जा x 5 by 48, x plus x 2x minus 8 divided by x into x, x square x into minus 8 minus 8x equal to 5 by 48. मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x square into 5 5x square minus 8x into 5 minus 40x equal to 48 into 2 96x and 48 into minus 8 करना जरा, कितना आएगा? सही किया क्या? नहीं 38 आएगा, 384 मतलब। सही है, चेक करो, सही है। चलो इसको मर्ज करते हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस 46x और माइनस 96x, टोटल कितने x हो गए? माइनस 136x और माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 384 इक्वल टू 0। सो फाइनली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले तो चेक करो कि कितने बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाए। नहीं बना? हाँ बन गई थी, आपकी बन गई थी, नोनी नहीं बनी? क्यों नहीं बनी, कहाँ गलती करी इसने? ये क्वेश्चन किया है, बहुत बड़ी गलती की है। हाँ अनुष्का बोलो, क्या टाइम ही नहीं मिला? बेसिक वाले ना, रेसिप्रोकल नहीं क्या, एज इट इज ऐड करते हैं। देखो टाइम को ना तो सीधे ऐड कर सकते हैं, ना ही सीधे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वर्क को सीधे सीधे ऐड भी कर सकते हैं, वर्क को सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तीन टाइम दिए हुए हैं, बड़े का, छोटे टैप का, बड़े टैप का, दोनों को कंबाइन का, तीन टाइम दिए हुए हैं। तीनों का रेसिप्रोकल कर दो तो तीनों का वर्क आ गया, बड़े का वर्क, छोटे का वर्क और कंबाइंड वर्क। फिर दोनों का वर्क मिला के, क्योंकि वर्क को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, दोनों का वर्क मिला के कंबाइंड वर्क पे इक्वेट कर दो। अब आपने दोनों का वर्क तो मिला दिया, लेकिन कंबाइंड टाइम से इक्वेट कर दो, तो वर्क को टाइम से कैसे इक्वेट कर? वर्क बराबर तो वर्क ही होगा ना। ठीक है, चलो अभी गलती करी, लेकिन याद रखना एग्जाम में। ठीक है, अब इस इक्वेशन को तो जरा सोल्व कर दो, इतना तो कर दो। 5x स्क्वायर माइनस 136x प्लस 380, उसको डिलीट कर देता हूँ। क्या है 5x स्क्वायर माइनस 136x प्लस 384 इक्वल टू 0। करना जरा, कौन से मेथड से करेंगे? क्वाड्रेटिक से, फैक्टराइजेशन से नहीं, फैक्टराइजेशन से। चलो क्वाड्रेटिक से करते हैं, शिवम की बात मान लेते हैं। तो बोलो x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 136 यानी कि प्लस और माइनस 136 का स्क्वायर करना जरा, करो जल्दी से। 72 184 क्षण में ठीक ठीक। अब 4 इंटू 5 इंटू दिस, तो 4 5 जा 20 होता है, बढ़िया काम हो गया। जीरो लगा दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 6 and 1 7 डिवाइडेड बाय 2a, 2a मतलब 10, 136 प्लस और माइनस
करो उसको माइनस, 6 1 14 में 6 गए 8, 17 में 7 गए 10। चेक करो ये आ रहा है माइनस का, ठीक है। चलो जी 10,816 का स्क्वायर रूट पता है किसी को? इट इज 104, 136 प्लस और माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10। करके देख लो, मजाक नहीं है, यही करके देख लो। हाँ तो ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो, उधर देखो ना। फिर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स करने की एक्स्ट्रा क्लास ली हुई है मैंने तो टेक्निक की, नहीं करते हो तो क्या करो। 104 का स्क्वायर कैसे करोगे, 4 और जोड़ो 108, 4 का स्क्वायर 16। नहीं बताया, बोलो नहीं बताया क्या? 136 में 104 जोड़ दो एक बार तो, बटे 10, और 136 में से 104 घटा दो बटे 10, जोड़ के क्या आएगा 100 100 200 240, 240 को 10 से डिवाइड करेंगे 24, घटा के क्या आएगा 36 में 4 का 32, 32 डिवाइड बाय 10 यानी कि 3.2। तो x की दो वैल्यू चाहिए, या तो 24 घंटे, यानी कि x क्या माना था अपन ने, स्मॉलर टैप का टोटल टाइम, स्मॉलर टैप कितने घंटे में टंकी को भरता है, तो या तो 24 घंटे में भरता है या फिर वो 3.2 घंटे में भरता है। दोनों आंसर्स अभी तक तो वैलिड है, बट इन दोनों आंसरों से अब लार्जर टैप का टाइम निकालना है। लार्जर टैप का टाइम क्या था, 5 घंटे माइनस कितना, 8 घंटे माइनस कितना था, 8 घंटे माइनस। तो जब अपन 8 घंटे इसमें से माइनस करेंगे तो 24 माइनस 8 कितना टाइम आ जाएगा उसका, 18। और जब 3.2 में से 8 माइनस करेंगे तो एक नेगेटिव आंसर आ जाएगा, नेगेटिव टाइम तो हो नहीं सकता ना, तो उसकी वजह से ये भी इनवैलिड हो गया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, हाँ ये गलत किया क्या, हाँ 24 - 8 16, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव आएगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलर टैप का 24 घंटे एंड लार्जर टैप का 16 घंटे, दिस इज द फाइनल टाइम। ठीक है, बुक का इक्वेशन है ना, 24 घंटे एंड 16 घंटे। चलें आगे, ठीक है। हाँ जी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई दे रखी है स्फेरिकल बॉल की, 3 सेंटीमीटर एंड 5 से, एक ही बॉल है लेकिन उसकी इंटरनल रेडियस अलग है और एक्सटर्नल रेडियस अलग है, ठीक है, यानी 3 और 5 यानी 2 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। इसे समझ गए, खोखली है बॉल, अंदर से खाली है, ठीक है। इट इज मेल्टेड, मेल्ट कर दिया और फिर से उसको मेल्ट करके क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर बनाया, उसका डायमीटर क्या बना, 14 सेंटीमीटर बना। तो बताइए जो सिलेंडर बनेगा उसकी हाइट क्या होगी और टोटल सरफेस एरिया। तो 100% है ये तो, सरफेस एरिया में से 4 नंबर का क्वेश्चन तो रोक नहीं सकता, 13वें चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है। कैसा आएगा क्यों आएगा वो नहीं बता, आगे आएगा। और 100% में से मैं ज्यादा नहीं तो 75% कह सकता हूँ कि इसी चीज का आएगा कि मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, तोड़ दिया, फोड़, डायरेक्ट नहीं आएगा, इस तरीके का ही आएगा, कन्वर्जन का ही आएगा, ठीक है। तो अब एक बॉल को पिघला के सिलेंडर बना रहे हो, तो बॉल का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर करोगे कि नहीं करोगे, करोगे, बोलो बोलो निशिता, करोगे, किया था, टाइम नहीं मिला था, है ना, गलत किया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो चीज चाहिए होती है उसको एलएचएस में लिखते हैं ना अपन, सिलेंडर के डायमेंशंस कुछ कुछ मिसिंग है तो उसको सिलेंडर के वॉल्यूम को एलएचएस में लिखो, और वॉल्यूम ऑफ जो स्फेरिकल बॉल है, बॉल लिख देता हूं अभी के लिए, बोलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला बोलना, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोलना, 4/3 के अपॉन में पाई आर क्यू, तो कह रहा है 4/3 अपॉन पाई आर क्यू, ऐसे गाना 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल है ना। क्या मैं यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब रख के सॉल्व कर सकता हूँ क्या, जवाब दे दो यस और नो, नहीं रख सकता भैया, बॉल जो है ना वो होलो है, होलो, और किसी भी होलो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आउटर वॉल्यूम माइनस, कोई भी होलो ऑब्जेक्ट हो, चाहे सिलेंडर हो, स्फीयर हो, उसका वॉल्यूम निकालना हो होलो ऑब्जेक्ट का, तो आपको आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना पड़ेगा।
पड़ेगा। दैट मीन्स आप 4/3 पाई आर क्यूब नहीं रख सकते, 4/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब रखोगे। ये है इसका आउटर वॉल्यूम, ये है इसका इनर वॉल्यूम। समझ आया क्या? अच्छा, और रेडियस इसकी भी 3 रेडियस हो गई ना, बॉल की आउटर इनर और ये भी हो गई। तो फिर इसको मैं एक काम करो, R1 R2 R3 ले लो, 3 रेडियस हो गई। क्या करें, इसको तो ले लो R1 सिलेंडर की, और उसकी जो आउटर है उसको ले लो R2, और जो इनर है उसको ले लो R2। बाकी पाई तो पाई रहेगा और हाइट तो केवल सिलेंडर में होती है। ठीक है, पहली फुर्सत में इसको उड़ाओ, खत्म, तीनों का पाई खत्म। R1 तो मुझे चाहिए नहीं, R1 गिवन है, देखो डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर सिलेंडर का, तो R1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 इंटू 7 इंटू, और इसकी हाइट आपको पता करनी है, मिसिंग पार्ट है। इधर आ जाओ, 4/3 दोनों में से कॉमन निकाल लो, बचा क्या R2 का क्यूब, R2 यानी कि एक्सटर्नल माना है क्योंकि आउटर में से इनर माइनस होगा, तो आउटर रेडियस कितनी है उसकी 5 और इनर कितनी है 3, तो 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। क्या इसमें से h नहीं निकल सकता? बड़ी आसानी से निकल जाएगा, 49 इंटू एच 4/3, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 49 इंटू एच 4/3 करना माइनस 98, सही किया क्या? ओके ठीक है, तो कुछ कट रहा है बिल्कुल, 49 से 1 टाइम, 49 से 2 टाइम कट गया, तो h की वैल्यू आ गई 4 2 जा 8/3 मीटर, मीटर में सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो 8/3 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, बॉल को पिघला के जो सिलेंडर बनाया आपने, उस सिलेंडर की हाइट आ गई है। अब एक बार सिलेंडर की हाइट आ गई तो अब क्या पूछ रहा है, टीएस से पूछ रहा है, टीएसए का फॉर्मूला लगा, तो क्या होता है टीएसए का फॉर्मूला, सिलेंडर के टीएसए का फॉर्मूला, तो संन्यास ले ले मेरी मान, 2πr इंटू एच प्लस आर, 2 इंटू, अब इसमें पाई नहीं कटेगा, इसमें पाई पुटअप करना ही पड़ेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इसका R1 है, मतलब ये है ना सिलेंडर का, कितना है 7, और h अभी अभी निकली है 2πr, ये तो 2πr हुआ अभी तक, अब r प्लस एच भी तो करोगे, तो r कितना है अगेन बोलो, 7 प्लस h कितना है 8/3, ठीक है, 7 से 7 44 इंटू 7 से 21 प्लस 8 29/3, इसको सॉल्व कर लेना, वही आंसर। किसी ने सॉल्व किया ही नहीं होगा तो मैच भी क्या करना, किया था किसी ने, मैच भी क्या करना, आगे सॉल्व कर ले, मेहनत मजदूरी का काम है, खुद को करना है वैसे। ठीक है, समझ आया? भूख लग रही है? ठीक है, चले आगे। कितने बजे उठा था आज? वेरी गुड, 9:40 उठा, नहा के भी नहीं आया होगा, 20 मिनट में नहा के भी आ जाता है। चलो, इसका सेकंड पार्ट स्टैटिस्टिक्स से है, इसके मीन मार्क्स निकालने और अज्यूम मीन मेथड। मैंने सुना है स्टेप डेविएशन कट गया आपके, मैंने तो सुना ही है ना, बच्चे ही बता रहे थे, सुनाई थे। हाँ स्टेप डेविएशन ही तो, मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ आपके ही कह रहा हूँ, हाँ अब नए वालों के नहीं, आपके पता है। ठीक है, फाइंड द मीन मार्क्स। अब मीन निकालने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे पहली चीज चाहिए होती है क्लास इंटरवल, जो कि गायब है। ये कोई क्लास इंटरवल थोड़ी ना है, क्लास इंटरवल के नाम पे दब्बा है, मैं तो कहूँगा। क्लास इंटरवल कैसी होती है, 10 से 20, 20 से 30, ऐसी क्लास इंटरवल चाहिए होती है हमको मीन निकालने के लिए। ये तो कैसी है, बिलो 10 बिलो 20, यानी कि एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ही नहीं, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी, फिर आगे का काम जैसा चलता है वैसा चलेगा। तो सबने करीब करीब क्या यही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है क्या? कितने बच्चों ने किया था, हाथ खड़े करो। हाँ ये एफ आई नहीं है, तेरे को लगा होगा ये एफ आई है, लेकिन ये तो क्या है,
CF है ये क्या है? ये CF है ना, ये तो है CF। अब अपने को क्या चाहिए? क्लास इंटरवल बनानी है पहले, तो पहला काम, और दूसरा काम फिर फ्रीक्वेंसी भी बनानी है। क्लास इंटरवल और फिर फ्रीक्वेंसी, ये तो CF हो गई। ठीक, पहले तो बताओ क्लास इंटरवल बना सकते हो क्या फटाफट? कैसे? जो बिलो के आगे लगा रहता है वो अपर लिमिट होती है, वो क्या होती है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और अगर अबव होता तो ये लोअर लिमिट होती। उल्टा कर दिया, 20 से 10 कर दिया, 20 से 30, 30 से 40। बोलो अनुष्का, किया था क्वेश्चन? हाँ, बनाई थी क्लास इंटरवल। 50 से 60, 60 से 70। अच्छा, ये टोटल नहीं है अभी तो, टोटल इसके नीचे आएगा। 80 से 90 और 90 से 100 फाइनल। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि ये तो टेबल ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी CF से आपको F बनानी है। तो 0 से लेके 10 में तो सेम टू सेम 5 का 5 आ जाएगा। ऐसे ही सिखाया था? नहीं, कैसे सिखाया? अब इनका गैप करते जाओ। 9 - 5 14, गैप कह रहा हूं, जोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। 17 में से 9 गए 8, 29 में से 17 गए बोलो 12, 45 में से 29 गए 16, 60 में से 45 गए 15, फिर 10, फिर 8, फिर 5 और लास्ट में 2। इन सबका टोटल करेंगे तो क्या आना चाहिए? 85, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की टेबल का कॉलम का जो टोटल होता है वो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमेशा मैच करता है। टोटल करो फटाफट, 85 आता है क्या? टोटल करो। 9 और 8 17 और 2 19 और 6 25 और 5 30 38 38 और 2। ठीक है, तो टोटल इससे मैच कर गया, यानी कि हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइनली सही बना दी। अब एक बार ये टेबल बन गई तो फिर इस टेबल को तो भूल जाओ, और अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या क्या चाहिए होता है आगे, और उसकी कार्रवाई कर लेते हैं। बोलो क्या क्या चाहिए होता है अज्यूम्ड मीन मेथड में? सबसे पहले तो क्लास मार्क निकालते हैं। ए तो बात की बात है, पहले क्लास मार्क तो निकाल ले, जिसको अपन क्या कहते हैं? XI। तो 0 और 10 का क्लास मार्क 5, इसका 15, 25, 35, 45, 10 10 का क्या ले लो 55, 65, 75, 85 और 95। अब इसमें से एक ए मानेंगे, तो सेंटर में इसको मान लू ए, 45 को ही मान लो सेंटर में आ रहा है। इससे नीचे वाले को यार 15 से गुणा करना आसान होता है। ये ले भाई, तू खुश रहे। हाँ, ये हो गया मेरा ए। ठीक है, तो XI के बाद अगला क्या होता है? DI। डी होता है क्या? DI। वैसे ये कॉलम उधर बनेंगे राइट साइड, मैं पीछे बना रहा हूँ। हाँ, वही तो बनाने जा रहा हूँ, देख लेना। कैसे करेंगे? XI में से ए को माइनस करेंगे, यानी 5 में से 55 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? -50। फिर 15 में से 55 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? -40। और ये भी 10 10 के गैप में पड़ेगा। 25 में से 55 माइनस करेंगे, -30। 35 में से 55 -20, 45 में से 55 -10, 55 में से 55 0, 65 में से 55 फिर 10, 20, 30, 40। समझ गया क्या? कैसे? एक एक आइटम उठाओ और उसमें से ये जो ए माना है इसको घटाते जाओ। 5 में से 55 घटाया लिख दो, 15 में से 55 घटाया ऐसे लिख दो, और इनका गैप भी वही आएगा 10 10 का। एक दो निकाल के फिर बिना देखे भी कर सकते हो। ठीक है, अब कई बच्चे इसका सम कर लेते हैं और हो जाता है धोखा, क्योंकि इसका सम तो 0 आएगा। नहीं, 0 नहीं आएगा, -10 आएगा। ठीक है, और इसका सम करना आसान रहता है ना, तो 10 से -10 काट दिया, 20 से -20 काट दिया, तो इसका सम कर देते हैं। इसका सम नहीं होगा, किसका सम होगा? इसको पहले अभी FI से गुणा भी कराना और फिर उसका सम। ये लास्ट कॉलम है ना, चलो गुणा कराओ। -50 × 5 -250, -160 और -240। आगे बोलो, माइनस अगेन 240। आगे बोलो -160, 0 से 0, 10 × 10 100,
20 अट्ठे 160, 30 इंटू 5 150, 40 तो 20। चलो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जोड़ के बताओ फटाफट, करके बताओ फटाफट। हाँ माइनस 460 बचता है 560। करो, एक दो जने हो रहा। शिवम का वेट करते हैं, शिवम सही करके देगा, इसी पे भरोसा है बस मुझे। -560 माइनस प्लस माइनस के 560। ठीक है, चलो अब अज्यूम मीन मेथड से अपने को मीन निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है बोलना जरा? a प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। बस। तो a क्या है आपका? अज्यूम मीन क्या माना था? 55। समेशन एफ आई डी वाई है -560 तो डिवाइडेड बाय 80। करो इसको 5 से तो काट दो, 17 टाइम्स कट गया। ये कितनी बार कटेगा? माइनस का 1 फिर 1 माइनस का 112, तो माइनस का 100 यानी कि ये हो चुका है 55 माइनस 112/17। 112/17 कर दो बस। 112/17 कर दो डेसिमल में और फिर 55 में से माइनस कर दो। नहीं गलत किया है शायद मैंने, 5 या 5 नहीं, सही है सही है सही। बोलो 17 कितनी बार काटा आपने? 17 6 जा कटेगा पहले, 17 6 जा 102। ठीक है, 112 में से 102 गए तो 10 बचा, 100 हो गया। 100 हो गया तो मतलब 17 5 जा 85। ठीक है, बस एक डेसिमल निकाल लो या दो और निकाल लो। 15 बचा, 150 हो गया। अब किससे कटेगा? 8 जा। ठीक है, अब डॉट 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 आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग वैसे भी। इसमें से घटाओ क्या होगा? सॉरी, 56 माइनस 6 क्या होता है? 49। तो 48.42 अप्रॉक्स। दिस इज द फाइनल। एफ आई 85 की जगह कहाँ पे बेटा एफ आई? समेशन एफ आई गलत कर दिया, 85 की जगह 95 कर दिया आपने या इसने? इसने। तो फिर डिवीजन मतलब ये 85 की जगह 95, बाकी सब सही है। तो बाकी सब सही है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स दे दो। ठीक है, बढ़े आगे। एफ आई बनाया ही नहीं तो फिर सी एफ को ही एफ आई मान लिया, तो फिर तो कितने दो? 2 मार्क्स दो। 2 मार्क्स भी ज्यादा है ना, 1.5 दे दो चलो। हाँ हाँ मेरे को देखो मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स आई। हाँ तो वही किया ना इसने, मतलब एफ आई सी एफ को एफ आई मान लिया ना, वही सेम गलती आप जो दीपेश बता रहा है।
मतलब CF से ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है बनाया ही नहीं, इधर लिखा है, वही मान लिया है ना। तो क्वेश्चन में CF दे रखा है, ये दे रखा है, ये लिखा ही नहीं और सीधे FI बना दिया। सही बनाया क्या आपने? लिखा तो है 5 9 17, यही तो है, और इससे FI बनाया है, तो सही तो बनाया, FI इंटू DI। अच्छा, आपने 45 को माना है A, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो सेम आना चाहिए। समीशन FI DI 1490, 1490 कैसे आ सकता है बेटा? ये टोटल गलत किया है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे ही जोड़ दिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सारे ही जोड़ के 1490 लिख दिया, जबकि पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करके लिखना था, तो ये यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, ठीक है, तो 3 मार्क्स दे दो आप, टोटल गलत किया, टोटल गलत किया तो फिर आगे का गलत। ठीक है जी, चले आगे, और कोई डाउट? बाकी सब सही है। क्यों 2 बाकी है मतलब? इसमें 4 है, मतलब 2 में 2 है। ठीक है, केस स्टडी में हमेशा शुरू की इंफॉर्मेशन है रिजेक्ट कर देना, मतलब रिजेक्ट अवॉइड कर देना, जल्दी जल्दी पढ़ लेना। जैसे पैराग्राफ पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म ऑन द बेसिस, ये सब फालतू की बातें होंगी, आपका टाइम वेस्ट करेंगे ना। कई बच्चे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ए, भैया इंग्लिश का पेपर सोल्व कर रहा है पैराग्राफ का, उसमें पढ़ना होता है ना। सीधे आओ मुद्दे पे। मुद्दा क्या है कि दीपेश जो है, दीपेश स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर हाई टावर, एक 240 मीटर ऊपर टावर है, उसके टॉप फ्लोर पे दीपेश को स्टेशन कर दिया गया, दीपेश की पोस्टिंग वहां पे कर दी गई, लेटेस्ट से स्टेशन कर दिया ना, उसका स्टेशन है वहां पे। ठीक है, ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, इसकी तरफ एक बोट आ रही है, देख रही है, थोड़ी धुंधली धुंधली दिख रही है, इसकी तरफ आ रही है। ठीक है, एक क्लिनोमीटर और इंक्लिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुछ काम आता है। ठीक है, अभी मैथ्स में अपने को नहीं सोचना क्या काम आता है। उसने क्लिनोमीटर यूज किया, तो क्लिनोमीटर यूज करके एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना निकला उसका, कितना निकला, ये मान लो 90 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो यही हो जाता है, सिखाया ना आपको। तो आप चाहे से सीधे एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना दो, कितना निकला, 30 डिग्री निकला। मुद्दा ये है कि आपको ऐसा एक ट्राइंगल बनाना है, इसमें 30 डिग्री ले देंगे, बाकी बहुत बड़ी आसान केस स्टडी आएगी आपकी जब भी आएगी, बस फालतू की बातें ज्यादा करेगा और मुद्दे की बात कम करेगा। ठीक है, अब आ जाओ, make a labeled figure on the basis of the given information and calculate the distance of the boat from the foot of the observation। labeled figure बनाना है आपको, labeled figure बना दो फटाफट से। तो लेबल्ड फिगर ऐसा ही तो बनेगा, और क्या बनेगा, बस यही फिगर है। 240 मीटर हाई टावर है ये, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री, और आपसे पूछ क्या लाए, डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ही तो चाहिए, ए बी सी। क्या करोगे, टेन थीटा लगा दोगे, 1030 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है 240 अपॉन बी सी, तो बी सी की वैल्यू हो जाती है, बोलो बेटा 240√3 मीटर। आंसर, √3 की वैल्यू गिवन हो तो पुटअप कर देना, अदरवाइज √3 को √3 छोड़ देना, कोई बुराई नहीं हो सकती। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, इतना सा करना था। तो मैं कह रहा हूँ ना बहुत सरल आएगी, केस स्टडी आएगी। सेकंड पार्ट क्या है इसका, अब ये क्या कह रहा है, आफ्टर 10 मिनट्स दीपेश ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाय दिस मीटर, he immediately raised the alarm, what was the new angle of depression of the boat from the top of, उसने देखा कि दुश्मन आ रहा, 10 मिनट के बाद दुश्मन यहाँ हो गया, तो उसने अलार्म तो बजा दिया, चलो वो तो मुद्दा गया साइड में। मुद्दा ये है कि अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, उसको तो भूल गया वो कि दुश्मन आ रहा है, उसको वो याद आ गया कि चलो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालता हूँ इसका। ठीक है ना,
न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन चाहिए। दैट मीन्स मान लो 10 मिनट के बाद बोट थोड़ी आगे आ गई, यहां रह गई, ठीक है, ये टावर की लेंथ तो उतनी रहेगी, उतनी रहेगी। अच्छा सपोज करो पहले यहां थी और अब इतनी, तो कितनी रिड्यूस हुई है, ये कितनी रिड्यूस हुई है वो आपको दे रखा है, 240 इंटू √3 - 1 मीटर, इतनी रिड्यूस हुई है, इतनी रिड्यूस हो गई डिस्टेंस पहले से अब में, इतनी रिड्यूस हो गई। दैट मीन्स कितना गैप कवर किया उसने, इतना कवर किया, 240 इंटू क्या कह रहा है, √3 - 1। फाइन, तो अब बची कितनी वो निकाल लो, अब बची कितनी वो निकाल लेता हूं मैं। तो बचेगी कितनी, टोटल कितनी थी 240, तो 240 में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो, अच्छा टोटल 240 थी, ओके, टोटल थी 240 √3, उसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं 240 √3 माइनस 240 √3 कट जाएगा, और माइनस 240 माइनस 1 कितना बचेगा, ये प्लस 240। दैट मीन्स ये भी 240 है, और आपको कई बार बताया है कि बेस और हाइट बराबर हो तो एंगल कितना होता है 45, और नहीं भी बताया हो तो निकाल सकते हो कैसे, इस ट्राइंगल के अंदर अब आपको ये थीटा निकालना है, थीटा निकालना है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन भाई ये आपका अल्टीट्यूड हो गया, ये सी पॉइंट था तो लेटेस्ट इसको डी ले लेते हैं, तो ए बी अपॉन बी डी, और ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू गिवन है, कितनी कितनी 240/240 यानी कि 1, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि 1 क्या होता है tan 45 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। तो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन, वैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन है लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है, तो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, समझ आया, दोनों आंसर्स मैच हो गए, किया था सभी ने, बोलो निशिता, करेक्ट आंसर्स हैं, अनुष्का नहीं किया, छोड़ दिया, टाइम नहीं मिला, ओके चलते हैं सेकंड एंड लास्ट, सेकंड केस स्टडी एंड लास्ट क्वेश्चन। ये आ गए हमारे शिवम जी, वैसे इतना पतला है नहीं है, ठीक है, पुशअप्स मारता है या ना, कितने पुशअप्स मारता है दिन में, एक भी नहीं मारता, मारना शुरू कर दे, ठीक है। शिवम वांट्स टू पार्ट, कोई पुशअप एक्सरसाइज चल रही है, ऊपर पुशअप्स के बारे में दिया हुआ है, पुशअप्स कैसे होते हैं, मसल्स कौन कौन सी खींचती है, क्या होता है ना, ये सब फालतू की बातें होती है, मैथ्स के पेपर में नहीं पढ़नी। शिवम वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज, ही कैन करंटली मेक हाउ मेनी पुशअप्स, 3000 पुशअप्स इन 1 आवर, एक घंटे में 3000 दंड बैठ उठक बैठक कर सकता है, जो भी कहते हो आप, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है ना, मिथ्या है वैसे ये मिथ्या है, बट ही वॉन्ट्स टू अचीव ए टारगेट ऑफ, लेकिन भैया उसको और चाहिए, उसका पेट नहीं भरा, मेरा तो ये टारगेट है कि एक घंटे में उसे इतने पुशअप होने चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आज 3000 मारे हैं तो कल उठते 3900 मार लेगा, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, हर रोज अपनी स्टेमिना को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा, हर रोज अपनी स्टेमिना को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा। तो ये क्या करता है कि विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स, 5 पुशअप्स बढ़ाता है, जैसे आज 3000 हैं तो कल 3005, उसके अगले दिन फिर 3010 पुशअप्स करेगा, उसके अगले दिन 3015 करेगा, ऐसे 5 पुशअप्स बढ़ा के, और वो 3900 के टारगेट को पूरा करना चाहता है। तो पहले दिन उसने 3000 पुशअप्स करे और ऐसे कंटिन्यूअसली करता गया जब तक उसका टारगेट अचीव नहीं हो गया। तो इस सिचुएशन को माइंड करते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन का आंसर पहला क्वेश्चन है फॉर्म एन एपी, एपी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि 5 पुशअप बना रहा है तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज शिवम नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड, कि कितने दिन उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आखिरी दिन में, आखिरी दिन से पहले पहले, भाई आखिरी दिन जिस दिन उसको 3900 पुशअप्स लग जाएंगे, उसे पिछले दिन उसको कितने दिन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एपी बना के बताना है। तो देखो पहला टर्म क्या हो जाएगा एपी का 3000, भाई पहले दिन कितने पुशअप्स मारे 3000, अगले दिन 5 बढ़ा दिए, उसके अगले दिन फिर 5 बढ़ा दिए, तो इस तरीके से एपी चलेगी, और लास्ट टर्म क्या होगा 3900, बन गई एपी, पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि अब नंबर ऑफ डेज पता करो, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है एक तरीके से, नंबर ऑफ डेज पता करने का मतलब है इसमें कितनी टर्म्स है वो आपको पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, आप उसको ए एन से कंपेयर कर दो 3900 को, तो ए एन क्या हो जाएगा 3900, बोलो ए प्लस एन -1 इंटू डी क्या हो जाएगा 3900, ए क्या है पहला क्या है 3000, n -1 ये n की वैल्यू तो पता करनी है, डी कितनी है 5 बढ़ा ही रहे हो,
तो पहले 3000 यहाँ आएगा, माइनस 3000 हो जाएगा, यानी कि 900। फिर 5 यहाँ आएगा, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, 5 बन जाए 5, 14, 180। और -1 कौन पापा जी आके लगाएंगे, 181 डेज। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 180 डेज। +1 तो कर दिया, 181 तो ये टोटल टर्म्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये आखिरी टर्म कौन सी है, 181। लेकिन उसका क्वेश्चन तो सुनो, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज शिवम नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। जिस दिन वो दिन आखिरी आएगा, जिस दिन वो अपने टारगेट को अकम्प्लिश करने वाला होगा, वो सुहाना दिन जो होगा, उससे पहले उसने कितने दिन प्रैक्टिस करी, वो नंबर ऑफ डेज चाहिए। तो 3900 पे तो उसका टारगेट अचीव हुआ ना, उससे पहले उसने प्रैक्टिस कितने दिन करी, 180 डेज ऑफ प्रैक्टिस। 181 तो फाइनल मैच डे है, ये तो मैच डे है, वो सारे प्रैक्टिस। मान लो कोई आपका स्पोर्ट ऐसा ही होना हो जिसमें 3900 ही मारने हैं इसको, तभी ये जीत पाएगा, तो वो तो मैच डे हो गया ना, उससे पहले प्रैक्टिस डेज कितने हुए, 180 डेज। ठीक है, अब कितने बच्चे जिन्होंने 181 पे छोड़ दिया, बस केस स्टडी में ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आपने 180 लिखा है, तो 180 गलती से तो नहीं लिख दिया, या वाकई में वो पढ़ के लिखा है, पढ़ के लिखा, वेरी गुड, ये पढ़ना है आपको। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय शिवम अप टू द डे हिज गोल इज। अब उस दिन तक बताओ कि कुल मिला के कितने उसने पुशअप्स किए। तो यानी कि अब आपको S 181 निकालना है। अप टू द डे का मतलब वो दिन भी, मैच डे भी काउंट करना है। ठीक है, तो उसमें वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, n/2 × a + l, ये आसान रहेगा। n कितना है, 181/2, a कितना है 3000, आखिरी कितना है 3900। 181/2 जोड़ना जरा, काटना जरा, गुणा करना जरा, करो। क्या 6 लाख, करो करो, करके बताओ, करके बताओ। इतना तो सपने में भी नहीं मार सकता तू। ये पानी की बोतल भी खत्म हो गई, आपका क्वेश्चन पेपर भी खत्म। अब कौन से डाउट है, अब कौन सा मुद्दा रह गया ये बता। कल आना सुबह, शाम को क्लास होती है ना, 7:30 8 बजे तक क्लास। अभी सारे बैच जो हैं सब शाम के ही। 624 पुशअप्स टोटल उसने लगाए 181 दिनों, 6 महीने में लगभग। 6 साल में लगा दे तो भी मान जाऊंगा। ठीक है चलो, दैट इज इट। चलो टोटल करके बता दो कितने मार्क्स ला रहे हो अपने अपने, मतलब जो भी शीट आपके पास। खत्म करते हैं इसको। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। कल के दिन रिलैक्स रहना बिल्कुल, मेडिटेशन अभी बताता हूँ वो करके जाना। ठीक है, परसों अच्छा अच्छा पेपर करके आना, खुद का भी नाम रोशन करना, अपने टीचर का भी नाम रोशन करना, ताकि आने वाले बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट हो पाए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, है ना। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.